स्टोरी का नाम है रोमांस, लव एंड अट्रैक्शन। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अर्जुन वीडियो क्लिप के जरिए हिना से माफी मांगता है और जब हिना अपने राइट साइड में देखती है तो वहां टेबल पर रखी एक गन उसकी नजर में आती है। हिना बिना देर किए उस गन को उठा लेती है और रूम से बाहर निकल जाती है। हिना ऐसा क्यों करती है? हमने आप सबसे कहा था कि कल कुछ खास होने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ क्योंकि आज की कहानी आपको रोमांच, इमोशन और थ्रिल से भर देगी। जो होने वाला है वो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। चैप्टर 11 रोमांस, लव और लस्ट पार्ट 11। अर्जुन अपने कमरे में सोफे पर बैठा हुआ था। वो किसी गहरी सोच में गुम था। तभी उसे अपने कमरे के अंदर आती हुई हिना दिखाई देती है। जब अर्जुन उसके हाथ में गन देखता है तो वो समझ आता है कि हिना ने क्या फैसला लिया है और अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मैंने जो गलती की है उसकी यही सजा होनी चाहिए और वैसे भी मैं अब जीना नहीं चाहता। जियो भी तो किसके लिए? कोई है ही नहीं मेरे पास जिसे मेरी परवाह होगी। तुम अब टाइम वेस्ट मत करो, कम ऑन शूट मी। हिना, बेशक, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे मेरे सवाल का जवाब देना होगा। अर्जुन, ठीक है, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? हिना, यही कि अगर तुम्हें मुझसे सिर्फ माफी मांगनी थी तो तुम सीधे तरीके से मुझसे मिलकर माफी मांग सकते थे, लेकिन तुमने रेहान के साथ सौदा किया मुझे अपने साथ लाने के लिए। मैं जानना चाहती हूँ तुमने ऐसा क्यों किया? अर्जुन, मुझे खुद नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। उस दिन जब मुझे ये पता चला कि वो लड़की तुम थी, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता किया। जब मैंने तुम्हारी तस्वीर को देखा तब तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने तुम्हारे लिए अपने अंदर एक अलग सा एहसास महसूस किया। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं तुमसे पहली नज़र का प्यार कर बैठा, लेकिन कुछ तो महसूस किया मैंने। मैं नहीं चाहता था जब रेहान को ये पता चले कि तुम रात किसी और के साथ गुजार चुकी हूँ तो वो तुम पर हाथ उठाए या तुम्हारे साथ कुछ गलत करें। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, शायद इसलिए क्योंकि मैं हद से ज्यादा तुम्हारे करीब आ चुका था। हाइट टावरस में विक्रम अपने फ्लैट में अपने लिए खाना बना रहा था। उसका ध्यान सब्जी काटने में कम और उस बात पर ज्यादा था जब आशी ने उसके होठों पर किस किया था और उससे कहा था, आई लाइक यू सर। आशी की ये बात जैसे बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। अचानक ही उसके हाथ अपने आप उसके होठों पर चले जाते हैं और विक्रम के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। फिर वो खुद से कहता है, ये कैसा सपना देख रहा था तू विक्रम? आशी लिफ्ट में तुझे कैसे मिल सकती है? तू पागल हो गया है, इसलिए हर जगह वो तुझे दिखाई दे रही है। फिर वो खुद को ही डांटते हुए कहता है, ये क्या हरकत है विक्रम? तू ऐसा कैसे सोच सकता है? तू 30 साल का हो गया है और वो तो अभी 18 की भी नहीं हुई होगी। बच्ची है वो तेरे सामने, लेकिन तू तो समझदार है ना, तुझे कोई भी ऐसी वैसी फीलिंग नहीं आने देनी है खुद में उसके लिए। फिर वो अपनी उलझन को शांत करने के लिए बालकनी में चला जाता है और सिगरेट जलाकर उसके कश खींचने लगता है। डू नॉट स्मोक, इट्स हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। विक्रम के कानों में जब ये आवाज़ सुनाई देती है तो वह पलट कर देखता है तो उसकी बगल वाले फ्लैट की बालकनी में आशी खड़ी थी जो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। विक्रम, तू उसे इमेजिन करना बंद कर, वह यहाँ नहीं है। सोचते हुए विक्रम दोबारा से सिगरेट पीने लगता है। शायद आपने मेरी बात अच्छे से सुनी नहीं। मैंने कहा सिगरेट पीना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब विक्रम को यकीन हो गया था कि आशी सच में उसके सामने खड़ी है, लेकिन कंफर्म करने के लिए वो एक बार फिर से अपनी आंखें बंद करता है और दोबारा खोलता है। आशी अभी भी उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। ये एहसास होते ही विक्रम समझ जाता है कि लिफ्ट में जो कुछ भी हुआ वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। विक्रम एक गहरी सांस लेता है और आशी की तरफ देखता है। इस वक्त आशी ने शॉर्ट्स कट और स्लीवलेस टॉप पहना हुआ था और बालों को खुला छोड़ा था, साथ ही में हल्का सा मेकअप किया हुआ था। वैसे तो आशी घर में हमेशा लोबर और टी शर्ट में ही रहती थी, लेकिन जब से उसे पता चला था कि विक्रम उसके बगल वाले फ्लैट में रहता है तो वो अच्छे से तैयार होकर रहती थी ताकि विक्रम को वो अच्छी लगे। विक्रम उसकी तरफ देखते हुए कहता है, देखो आशी, तुम जो कुछ भी सोच रही हो उसे अपने दिमाग से निकाल दो क्योंकि तुम जो सोच रही हो वह नहीं हो सकता है। तुम अभी बच्ची हो और तुम्हें अभी अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए और अपना करियर सेटल करना चाहिए। आशी, सर मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही हूँ। उसकी बात सुनकर विक्रम अपने सर पर हाथ फेरने लगता है। फिर वो आगे कहता है, देखो आशी, तुम मेरी बात समझ रही हो। रियल लाइफ में मैं तुम्हारा टीचर हूँ और तुम मेरी स्टूडेंट, और अगर ऐसा नहीं भी होता तब भी मैं तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करता क्योंकि तुम मेरे सामने एक बच्ची हो। हमारे बीच में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है जिसकी वजह से मैं तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। डू यू अंडरस्टैंड? वन मोर थिंग, आज जो हरकत तुमने लिफ्ट में की ना उसे दोबारा मत करना। कहते हुए विक्रम गुस्से से अपनी सिगरेट फेंकता है और रूम के अंदर चला जाता है। उसकी बातें सुनकर एक पल को आशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर वो खुद को मजबूत करते हुए कहती है, मेरा नाम भी आशी रॉय है और मुझे जो चीज़ पसंद आ जाती है उसे मैं हर हाल में पाकर रहती हूँ। विक्रम सर, फिर आप पर तो मेरा दिल आया है, आपको मैं कैसे भूल सकती हूँ, आपको तो मेरा होना ही होगा। कहते हुए आशी अपने कमरे में जाती है और वहां से अपना साउंड सिस्टम उठाकर बालकनी में शिफ्ट करने लगती है। फिर वो उस पे तेज वॉल्यूम में गाना प्ले करती है और वहीं पर डांस करने लगती है। इस दीवाने लड़के को कोई समझाए प्यार मोहब्बत से, ना जाने क्यों ये घबराए दर्दे दिल, जाने ना पास में जितना आऊं उतनी दूर ये जाए जाए, हाँ जाए। इस दीवाने लड़के को कोई समझाए, रंग ना देखे, रूप ना देखे, ये जवानी की धूप ना देखे।
इश्क में इसके बावरी हूँ मैं, ये भला है तो क्या बुरी हूँ मैं, ये लड़का है फिर भी जाने क्यों शर्माए, जाने क्यों शर्माए, हाय शर्माए इस दीवाने लड़के को कोई समझाए। जब विक्रम ये गाना सुनता है तो उसका सारा गुस्सा जैसे पल भर में गायब हो जाता है। वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट आने से खुद को रोक नहीं पाता है। जानती हूँ मैं, ये तड़पता है, प्यार में इसका दिल धड़कता है। फिर विक्रम बालकनी में लगे पर्दे के पीछे छुपकर आशी को निहारने लगता है। वही आशी विक्रम की तरफ इशारा करते हुए आगे गाती है। ये अकेले में आह भरता है, फिर भी कहने से ये क्यों डरता है, सच कुछ भी बोले ना, झूठी बात बनाए, झूठी बात बनाए, हाँ बनाए, इस दीवाने लड़के को कोई समझाए। वही आर्यन बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उसने कई बार सिमरन को कॉल ट्राई किया था लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। आर्यन इरिटेट होकर टेबल पर रखे फ्लावर पॉट को गिरा देता है। तभी उसकी नज़र फर्श पर पड़े फ्लावर पॉट के टुकड़ों के बीच में पड़ती है जहां पर एक कैमरा था। आर्यन जल्दी से वो कैमरा उठाता है और उसमें की रिकॉर्डिंग देखने लगता है। पूरी रिकॉर्डिंग देखने के बाद आर्यन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो गुस्से से चीखता है, हाउ डेयर यू क्रिस्टल। डियर रीडर्स, प्लीज आप रिव्यू देना मत भूले, साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। सारी सच्चाई जानने के बाद क्या करेगी हिना, क्या वो अर्जुन को मार देगी और क्या मोड़ लेगी सिमरन और आर्यन की जिंदगी, और क्या आशी का जादू चल पाएगा विक्रम पर, जानेंगे अगले एपिसोड में। चैप्टर 12 रोमांस लव और लस्ट पार्ट 12। हिना अर्जुन के सामने गन तान कर खड़ी थी लेकिन अर्जुन जैसे ही हिना के सवाल का जवाब देता है हिना के हाथों से गन अपने आप छूटकर नीचे गिर जाती है। मैं तुम्हें नहीं मार सकती अर्जुन, अच्छे से सोच लो हिना, क्योंकि आज अगर तुमने यह मौका अपने हाथ से जाने दिया तो तुम अपनी आज़ादी को भी हमेशा के लिए खो दोगी, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तुम्हें हमेशा के लिए मेरे पास रहना होगा, मेरे साथ। आफ्टर ऑल मैंने तुम्हारी कीमत चुकाई है रेहान मलिक को, और फिर मैं अपनी खरीदी हुई चीज़ को फिर कभी अपने से दूर नहीं करता। हिना अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहती है, आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर अर्जुन, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको इस डील में लॉस नहीं होने दूंगी, लेकिन उसके बदले में आपको मेरे भाई बहन की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी और आप मुझे कभी भी उनसे मिलने से नहीं रोकेंगे। अर्जुन, मुझे मंजूर है। फिर अर्जुन हिना की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है, कमाल की बात है, कुछ देर पहले जो लड़की मेरे पास आने से काम रही थी उसकी आंखों में दर्द के आंसू भरे थे, वो बेतहाशा टूटी हुई लग रही थी, वह अब मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही है। फिर अर्जुन हिना की कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपने पास खींचता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम इतनी जल्दी मेरे साथ रहने के लिए मान गई। फिर अर्जुन हिना के कान की तरफ झुकते हुए कहता है, तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि मैं तुम्हें बेड पर कितनी तकलीफ पहुंचा सकता हूं, जाने अनजाने ट्रेलर तो तुम पहले ही देख चुकी हो। हिना अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहती है, अब मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि आपने मेरे भाई बहन की जिम्मेदारी उठाने का वादा किया है, उनकी अच्छी जिंदगी के लिए तो मैं मर भी सकती हूं, और पता नहीं क्यों पर मुझे आप पर इतना भरोसा है कि आप रेहान की तरह मेरा सौदा किसी और से नहीं करेंगे। अर्जुन हिना के चेहरे के बेहद करीब आते हुए कहता है, तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास क्यों है। हिना भी अर्जुन की आंखों में झोंकते हुए कहती हैं, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है आप पर विश्वास करने को। हिना की ये बात सुनते ही अर्जुन अपने होठों से हिना के होठों का रस पीने लगता है। उसके ऐसा करते ही हिना भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और ना जाने क्यों पर वो भी इस किस में उसका साथ देने लगती है। हिना के बदन से आती भीनी भीनी खुशबू अर्जुन को मदहोश करने लगी थी, लेकिन वो खुद को काबू करता है और हिना से दूर होकर उससे कहता है, आज से ये कमरा तुम्हारा भी है, दिन का टाइम हो गया है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। हिना, लेकिन मैं अपने कपड़े नहीं लाई हूँ, कहते हुए हिना अपनी नजरें झुका लेती है। अर्जुन बिना कुछ बोले अपनी कबर्ड की तरफ जाता है और उसमें से अपनी एक शर्ट निकालकर हिना को देते हुए कहता है, आज इसे पहन लो, कल हम तुम्हारे घर जाकर तुम्हारा सारा सामान यहाँ ले आएंगे। हिना अर्जुन के हाथ से शर्ट लेकर हॉ में सिर हिलाती है, फिर वो बाथरूम में चली जाती है। हाइट टावरस में विक्रम, जो अब तक पर्दे के पीछे छुपकर आशी को डांस करते हुए देख रहा था, वो अच्छे से समझ रहा था कि ये गाना आशी ने उसे ही सुनाने के लिए लगाया है। वो ऐसी हरकत करना तो नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों वो खुद को आशी को देखने से रोक नहीं पा रहा था। आशी डांस करते वक्त विक्रम की बालकनी की तरफ ही देख रही थी। उसे इस बात की उम्मीद थी कि विक्रम एक बार तो बाहर आकर देखेगा। तभी उसकी नज़र बालकनी के साइड में लगे कर्टन के पास पड़ती है, जहां उसे विक्रम का हाथ नजर आता है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो समझ जाती है कि उसका प्लान कामयाब हो रहा है, लेकिन फिर वो अपने एक्सप्रेशंस नॉर्मल कर लेती है और ऐसे शो करती है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं है। और गाना खत्म होने के साथ ही वो मायूसी शक्ल बनाकर अंदर चली जाती है, लेकिन अंदर आते ही उसके चेहरे पर वापस से खुशी आ जाती है और वो अपना हाथ हवा में उछालते हुए जोर से कहती है, यस मुझे पता था विक्रम सर, आप जरूर मुझे देखेंगे, अब आगे आगे देखते जाए कैसी ये आशी आप पर अपना जादू चलाती है। वही पर्दे के पीछे छुपा विक्रम जब आशी का मायूस सा चेहरा देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो खुद को समझाते हुए, क्या था, तुझे क्यों बुरा लग रहा है विक्रम, आखिर तूने ही तो उसका दिल दुखाया है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं जानता हूं कि यह सही नहीं है, ना उसके लिए और ना ही मेरे लिए। वो तो मासूम है, कुछ भी नहीं जानती है, उसे क्या पता मेरी जिंदगी में आने से सिर्फ उसे तकलीफ ही मिलेगी। सोचते हुए विक्रम अंदर चला जाता है। हाइट टावरस के बगल की बिल्डिंग में क्रिस्टल उस अनजान आदमी के कमरे में इधर उधर टहल रही थी। उसने थाईलैंड ब्लैक कलर की ड्रेस कैरी की हुई थी। तभी वो अनजान आदमी डोर खोलकर कमरे के अंदर आ जाता है। क्रिस्टल, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो हिना के घर पर होना चाहिए था ना। क्रिस्टल, रॉबिन रेहान ने मुझे कॉल करके कहा था कि अब मुझे वहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं वहाँ से चली आई।
रॉबिन, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर यह घबराहट क्यों नजर आ रही है? क्या बात है, मुझे भी बताओ। आखिर मेरी जान इतनी परेशान क्यों है? कहते हुए रॉबिन क्रिस्टल की कमर को पीछे से पकड़कर उसकी ड्रेस के स्ट्रिप्स नीचे करके उसके कंधे पर किस करने लगता है। क्रिस्टल, मैंने आर्यन को ड्रग्स दी थी यह सोचकर कि जब वो नशे में हो जाएगा तो मैं उसके साथ इंटीमेट वीडियो शूट कर लूंगी और उस वीडियो के जरिए मैं ब्लैकमेल करूंगी ताकि मेरी थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम हो सके। बट लास्ट मूवमेंट पर जाने कहां से वो लड़की आ गई और मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया। रॉबिन, तुम इस बात से ज्यादा परेशान हो कि तुम अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाए या फिर इस बात से कि तुमने आर्यन के साथ इंटीमेट होने का मौका गवा दिया? क्रिस्टल रॉबिन की गले में अपने दोनों बाहें डालते हुए कहती है, आई थिंक यू फील जेलस। रॉबिन, नो, आई एम टू कॉन्फिडेंट कि मैं ही तुम्हें सेटिस्फाई कर सकता हूं और कोई नहीं। कहते हुए रॉबिन अपना हाथ क्रिस्टल की ड्रेस के अंदर डालने लगता है। उसके ऐसा करने से क्रिस्टल मुस्कुराते हुए उसकी शर्ट की बटन खोलने लगती है और उसे बेड पर धक्का देकर खुद उसके ऊपर आ जाती है। फिर उसके पूरे शरीर पर अपनी उंगलियां फिर आने लगती है। रॉबिन एक्साइटेड होकर उसे बेड पर पलट देता है और एक झटके से उसके कपड़े उतारकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। दूसरी तरफ एक आलीशान विला में अपने रूम में स्टडी टेबल की चेयर पर सिमरन बैठी हुई थी। उसके सामने टेबल पर मेडिकल की बुक खुली रखी हुई थी जिस पर आंसू की बूंदें गिर रही थी। सिमरन बस बुक खोलकर बैठी हुई थी लेकिन उसका मन कुछ भी पढ़ने को नहीं कर रहा था। आज उसका दिल बुरी तरह से टूट चुका था। तभी उसके डोर पर नॉक होता है जिसकी आवाज सुनकर सिमरन जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती है। कमिंग। सिमरन की इजाजत मिलते ही मेड अंदर आकर कहती है, सिमरन मैडम, आपको बड़ी मैडम ने नीचे डिनर के लिए बुलाया है। सिमरन, मॉम से जाकर कह दो मैं अपनी दोस्त के घर से डिनर करके आई हूँ, इसलिए मुझे भूख नहीं लगी है। मैं स्टडी करने में बिजी हूँ, इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी मेरे कमरे में आकर मुझे डिस्टर्ब न करें। मेड सिमरन की बात में हामी भरकर तुरंत रूम से बाहर चली जाती है। सिमरन ने बहुत मुश्किल से खुद के एक्सप्रेशंस को नॉर्मल रखा था, लेकिन मेड के बाहर जाते ही वो खुद को और मजबूत नहीं रख पाती है और सिस्क सिस्क कर रोने लगती है। साथ ही वो उस लम्हे में चली जाती है जब आर्यन ने उससे ये कहा था कि उसने जो किया वह बहुत गलत किया है। आर्यन की ये बात सिमरन के सीने में किसी तीर की तरह लगी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सांस नहीं ले पा रही है। उसे आर्यन से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो आगे और कुछ ऐसा नहीं सुनना चाहती थी जो वह बर्दाश्त न कर सके, इसलिए अपने आंसू पोंछती हुई सिमरन तुरंत वहां से चली जाती है। अभी वो कॉरिडोर में पहुंची ही थी कि तभी उसकी तरफ आ रहे विक्रम को देखकर वो डर से सहम जाती है। वही विक्रम की नज़र जब सिमरन पर पड़ती है तो उसे वहां देखकर वो हैरान हो जाता है। आखिर क्यों सहम गई थी सिमरन विक्रम को देखकर? क्या रिश्ता है इन दोनों का, जानेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए आप लोग लाइक और कमेंट करना ना भूले, साथ ही अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू। चैप्टर 13 रोमांस, लव और लस्ट, पार्ट 13। डियर रीडर्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी सेकंड नोवेल जिंदगी बन गए हो तुम जरूर रीड करें, साथ ही अपना रिव्यू देना ना भूलें। पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा कि सिमरन अपनी यादों में खोई हुई थी जिसमें एक वो लम्हा भी आता है जब वह अपने सामने विक्रम को देखती है। अब आगे। अभी सिमरन आर्यन के फ्लैट से कुछ दूर ही पहुंची थी कि तभी उसे कॉरिडोर में अपनी तरफ आता हुआ विक्रम दिखाई देता है जिसे देखकर सिमरन डर से सहम जाती है। वही विक्रम की नज़र जब सामने खड़ी सिमरन पर पड़ती है तो वह उसे वहां देखकर हैरान हो जाता है। विक्रम सिमरन की तरफ आता है और उससे पूछता है, सिमरन तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी बात सुनकर भी सिमरन कोई जवाब नहीं देती है। अपने सामने विक्रम को देखकर उसे इतनी घबराहट होने लगी थी कि डर की वजह से वो कुछ कह ही नहीं पा रही थी। उसको शांत खड़ा देखकर विक्रम दोबारा कहता है, सिमरन तुम मेरी बात सुन भी रही हो? कहाँ ध्यान है तुम्हारा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। इस बार सिमरन लड़खड़ाती आवाज में कहती है, भैया वो मैं वो। उसकी लड़खड़ाती जुबान को देखकर विक्रम उसे हाथ के इशारे से रोकता है और कहता है, रहने दो, तुम कुछ बताने को मुझे सब पता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? विक्रम की यह बात सुनकर सिमरन बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसके हाथ पैर डर से कांपने लगते हैं क्योंकि विक्रम की बात से उसे ऐसा लगा कि जो कुछ भी आर्यन और सिमरन के बीच में हुआ वह विक्रम को वो पता चल गया है। लेकिन तभी विक्रम आगे कहता है, मॉम ने अपने सोर्सेस के जरिए पता लगा लिया होगा कि मैं यहाँ रहने आया हूँ, इसलिए उन्होंने तुम्हें भेजा है यहाँ ताकि तुम मुझे घर वापस आने के लिए मनाओ। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं घर वापस नहीं जाऊंगा और अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो मेरा भी एक मैसेज मॉम तक जरूर पहुंचा देना कि उन्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझसे आकर यहाँ मिले। वो अपने बेटे से ज़्यादा प्यार अपने हस्बैंड से करती हैं तो वो उनकी फिक्र करें, मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है उनको, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। विक्रम से ये बात सुनकर जैसे सिमरन की सांस में सांस आई थी। अब उसे इस बात पर यकीन हो गया था कि विक्रम को कुछ नहीं पता है। ये जानकर अब उसका डर खत्म हो गया था, लेकिन उसे अपने भाई के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। इसलिए वो कहती है, भैया आपका झगड़ा तो डेट से है ना, तो फिर आप मॉम से दूर होकर उनको क्यों तकलीफ दे रहे हो? विक्रम उसे टोकते हुए कहता है, सिमरन मुझे कुछ नहीं सुनना है, मॉम का ख्याल रखने के लिए तुम हो ना उस घर में, इसलिए मुझे उनकी फिक्र नहीं है। अब तुम मुझे समझाना बंद करो और जाओ यहाँ से। इस बार विक्रम के कहने से सिमरन तुरंत वहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें याद करते करते कब सिमरन की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला और वह चेयर पर बैठी ही सो गई। अगली सुबह अलार्म के बजते ही आशी जल्दी से बेड से उठ जाती है। आज उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी और वो आज कॉलेज जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। इतनी एक्साइटेड वो कॉलेज जाने के लिए आज से पहले कभी नहीं हुई थी, जिसका कारण था कि वह कॉलेज में विक्रम सर से मिल सकती थी। आशी जल्दी से रेडी होकर आर्यन के कमरे में जाती है ताकि उसे उठा सके, लेकिन कमरे में पहुंचते ही आशी ये देखकर हैरान हो जाती है कि आर्यन ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर तैयार हो रहा था।
आशिक भाई, मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या जो आप बिना किसी के जगह ही खुद से उठ गए और इतनी जल्दी तैयार भी हो गए? आर्यन, आशी तू बकवास करना बंद कर और जाकर अपना स्कूल बैग रेडी कर, मैं आ रहा हूँ। आर्यन की बात सुनकर आशी मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद आर्यन अपना डियो उठाकर अपने कपड़ों पर लगाने लगता है। आज वो काफी अच्छे से तैयार हो रहा था, शायद सिमरन के लिए। ये तो बस उसका दिल ही जानता था। वो सिमरन से जल्द मिलना चाहता था और उससे बात करना चाहता था, इसलिए वो आज कॉलेज जाने के लिए जल्दी ही रेडी हो गया था। अर्जुन के विला में अर्जुन को किसी अर्जेंट काम से सुबह जल्दी ही निकलना पड़ा था, इसलिए हिना जब सोकर उठी तो अर्जुन उसे अपनी जगह पर नहीं दिखा। कल रात दोनों एक ही कमरे में सोए थे, लेकिन अलग अलग। अर्जुन सोफे पर सोया था और हिना बेड पर। उसके ऐसा करने से हिना काफी कंफ्यूज हो गई थी। वो अर्जुन को समझ नहीं पा रही थी। हीना रेडी होकर सोफे पर बैठी थी, तभी सुजैन डोर नॉक करके अंदर आती है। वो अपने साथ एक ट्रॉली लेकर अंदर आई थी जिसमें अलग अलग तरह की कई सारी डिशेज रखी हुई थी। सुजैन, गुड मॉर्निंग मैडम, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। सर किसी काम से मॉर्निंग में ही चले गए थे, लेकिन वो दोपहर तक वापस आ जाएंगे। सर ने मुझसे कहा था कि मैं आपको उनका ये मैसेज दे दूं कि आप दोपहर 2 बजे तक आपका सामान अपने घर से लेकर वापस आ जाए, क्योंकि उन्हें आपको कहीं लेकर जाना है। मैडम, मैंने आपके जाने के लिए गाड़ी भी रेडी करवा दी है। आप ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना सामान लेने जा सकती है। कहते हुए सुजैन सारा ब्रेकफास्ट टेबल पर लगाती है। हीना, थैंक यू फॉर ऑल योर कंसर्न, आप जाइए, मैं कुछ देर में नीचे आ जाऊंगी। सुजैन हिना को स्माइल पास करके चली जाती है और हिना ब्रेकफास्ट करने लगती है। दूसरी तरफ आर्यन पूरे कॉलेज में सिमरन को ढूंढ रहा था, लेकिन सिमरन उसे नहीं मिली। जब आर्यन ने अपनी क्लासमेट निशा से सिमरन के बारे में पूछा तो उसने कहा, सिमरन कॉलेज क्यों नहीं आई है? मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। अब तो क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है, मुझे नहीं लगता कि वह अब आएगी। अगर मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। निशा से यह बात सुनकर आर्यन काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। आज उसका भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, इसलिए आर्यन लीव एप्लीकेशन लिखकर एचओडी को सबमिट कर देता है और कॉलेज से बाइक लेकर सीधे सिमरन के घर की तरफ चला जाता है। क्लास में आशिक, रिया, तुझे पता है कल क्या हुआ? रिया, यह मुझे कैसे पता होगा कि कल क्या हुआ तेरे घर पर? आशिक, वही तो मैं बता रही हूँ, तुझे पता है विक्रम सर मेरे बगल वाले फ्लैट में रहते हैं और मुझे ये बात कल ही पता चली। रिया, तो इसमें ऐसा क्या है जो तू इतनी खुश हो रही है? आशिक, तू चुपचाप सुनना, मेरी बात बीच बीच में टोक मत। रिया, अच्छा ठीक है, अब पक्का मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तू आगे बोल। आशिक, रिया, तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारे घर कल होमवर्क करने आई थी उससे पहले मुझे लिफ्ट में विक्रम सर मिले थे और मैंने उन्हें किस किया था। रिया, अच्छा, तो मैंने भी कल सलमान खान को किस किया था। आशिक, तुझे लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ। रिया, नहीं, मैं कहाँ कह रही हूँ कि तू झूठ बोल रही है, मैं तो ये कह रही हूँ कि तू दिन में जागते हुए सपने देखने लगी है। तुझे क्या लगता है तू विक्रम सर को किस करेगी और बदले में वो तुझे आई लव यू बोलेंगे? मैं बता रही हूँ आशी, यह जो विक्रम सर से आशिकी करने का तेरा जो बुखार चढ़ा है ना, उसे जल्दी से उतार दे, वरना किसी दिन तू बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। आशी, ठीक है रिया, अभी तुझे जो बोलना है बोल ले, लेकिन तू देखना अगर मैंने 1 महीने के अंदर विक्रम सर को नहीं पटाया ना तो मेरा नाम भी आशी रॉय नहीं। रिया, हाँ देखते हैं, 1 महीना गुजरने में वैसे भी ज्यादा वक्त नहीं लगता। देखती हूँ तो ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाएगी सर के ऊपर जो वो तेरे पीछे लट्टू होकर घूमेंगे। आशी, उसका ट्रेलर तू कल ही देखेगी। तूने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया ना कि मैंने सर को किस किया था, तो देखना कल मैं उनको किस करते हुए फोटो खींच कर लाऊंगी। फिर आशी उसका चश्मा ठीक करते हुए कहती है, कल तू उन फोटोज को अपनी 4 आंखों से देख लेना, तब तुझे मुझ पर यकीन होगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। क्या आशी अपने चैलेंज को पूरा कर पाएगी? क्या आर्यन अपने दिल की बात सिमरन से कर पाएगा और कहां ले जाने वाला है अर्जुन हिना को जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। साथ ही मेरी इस नोवेल के रिव्यू बिल्कुल देना ना भूले। 14 रोमांस लव और लस्ट पार्ट 14। हिना अपने घर जाकर अपना सारा जरूरी सामान अर्जुन के विला में ले आई थी। उसने अपने घर जाने के लिए जानबूझकर ऐसा टाइम चुना था जिस वक्त आर्यन और आशी दोनों ही घर पर ना हो, क्योंकि आर्यन और आशी अभी भी इस बात से अनजान थे कि हिना अर्जुन के साथ है। उन दोनों को लग रहा था कि उनकी दिकी रेहान से शादी हुई है और कुछ टाइम वह दोनों अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इसलिए आशी और आर्यन दोनों ने ही हिना से कोई कांटेक्ट नहीं किया था। और हिना भी अभी कुछ भी अपने भाई बहन को नहीं बताना चाहती थी, इसलिए वो जानबूझकर ऐसे समय पर घर गई थी जब वह दोनों ही घर पर ना हो, क्योंकि अभी हिना अपने भाई बहन के किसी भी सवाल और जवाब के लिए तैयार नहीं थी। हिना सोफे पर बैठकर आपकी आंखें बंद करके आराम कर रही थी कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वह तुरंत अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसे अर्जुन कमरे के अंदर आता हुआ दिखाई देता है। अर्जुन हिना के पास रखी टेबल पर एक बैग रखते हुए कहता है, इसमें तुम्हारे लिए ड्रेस है, तुम जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें अभी निकलना है। हिना हिचकिचाते हुए अर्जुन से पूछती है, लेकिन आप ये तो बताइए कि आप मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं। लेकिन अर्जुन उसके सवाल को इग्नोर करके रूम से बाहर चला जाता है। उसकी इस हरकत पर हिना खुद में बड़बड़ाती है, आखिर कैसा है ये इंसान, मैं इसे समझ क्यों नहीं पा रही हूँ, कभी कुछ और होता है तो कभी कुछ और। कहते हुए हिना बैग खोल कर देती है तो उसमें एक बेहद खूबसूरत सी ब्लैक कलर की साड़ी थी। उस साड़ी को देखकर हिना के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से रेडी होने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ आर्यन अपनी बाइक सिमरन के घर के पीछे
आकर रोकता है और बाइक से उतरकर सिमरन के रूम की बालकनी की तरफ देखने लगता है, इस उम्मीद से कि एक बार तो उसे सिमरन की झलक दिखेगी, क्योंकि वह उसके घर के अंदर नहीं जा सकता था क्योंकि उसके डैड को सिमरन का लड़कों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए सिमरन के डैड ने घर के आसपास हाई सिक्योरिटी लगा रखी थी और वो जहां भी जाती थी उसके साथ एक बॉडीगार्ड रहता था, यहां तक कि कॉलेज में भी। लेकिन उस दिन सिमरन बॉडीगार्ड को चकमा देकर आर्यन के घर पहुंच गई थी। लेकिन ये बात सिमरन के बॉडीगार्ड तेजा ने छुपा ली थी, इस डर से कि कहीं अगर उसके बॉस को उसकी इस लापरवाही की भनक लगी तो वह उसे जान से मार देंगे। वही रूम के अंदर सिमरन अपनी बुक्स लेकर बैठी थी, उसके एग्जाम्स आने वाले थे। वो पढ़ने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन उसका ध्यान तो पढ़ने में लग ही नहीं रहा था। उसे अभी भी अपने जिस्म पर आर्यन की छुअन महसूस हो रही थी, लेकिन इस बात से उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि उसकी आंखों में आंसू भरे थे। वो रोते हुए खुद से कहती है, आर्यन कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि क्यों मैं तुम्हें उस हालत में छोड़कर जा नहीं पाई, क्यों मैं तुम्हारी करीब आई, क्यों मैंने तुम्हें खुद को सौंप दिया, कैसे कहूं मैं तुमसे कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूं और मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि तुम मेरे बेहद करीब हो लेकिन तुम यहाँ कैसे हो सकते हो। कहते हुए सिमरन अपनी स्टडी चेयर से उठती है और बेड पर लेटकर तकिए को अपने सीने से लगाकर सिसक सिसक कर रोने लगती है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि आर्यन न जाने कितने घंटों से उसके घर के बाहर खड़ा उसकी बालकनी को एकटक निहार रहा था। अब तो अंधेरा भी होने लगा था। सिमरन को ना देख पाने की वजह से आर्यन मायूस होकर वापस अपनी बाइक पर बैठता है और वहां से निकल जाता है, वही रूम के अंदर अपने बेड पर लेटी सिमरन को पता नहीं अचानक से क्या होता है। वो जल्दी से उठकर बालकनी में चली जाती है और उस जगह को निहारने लगती है जहां कुछ देर पहले आर्यन खड़ा था। आखिर क्यों? मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे तुम अभी यहाँ थे। तभी ठंडी हवा का झोंका आकर सिमरन के चेहरे से टकरा जाता है। वो मायूस होकर वापस अपने कमरे में लौट जाती है। तभी उसके कमरे में रखा टेलीफोन रिंग होता है। सिमरन जाकर फोन रिसीव करती है तो दूसरी तरफ से उसके डैड यशराज की सख्त आवाज उसे सुनाई देती है, सिमरन आज तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी में चलना है, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है रेडी होने के लिए, इसलिए जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ तुम्हें पिक करने के लिए। अपनी बात कहकर यशराज तुरंत फोन काट देता है। सिमरन ये बात अच्छे से जानती थी कि आखिर क्यों उसके डैड उसे अपने साथ पार्टी में ले जाना चाहते हैं ताकि कोई लड़का उसे पसंद कर ले और यह वो जल्दी से सिमरन की शादी कर दे। लेकिन चाहकर भी सिमरन अपने डैड को इनकार नहीं कर सकती थी, इसलिए बेमन से रेडी होने चली जाती है। हाइट टावरस में आशी जब से स्कूल से वापस आई थी तब से वह विक्रम के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन विक्रम अभी तक अपने घर वापस नहीं आया था। उसके डोर पर अभी भी लॉक लगा हुआ था, वही आर्यन का भी कोई पता नहीं था। इस बात से परेशान होकर आशी लिविंग रूम में इधर उधर टहल रही थी कि तभी उसे डोर बेल बजने की आवाज सुनाई देती है। आशी जल्दी से जाकर डोर खोलती है। डोर के खुलते ही आर्यन अंदर आ जाता है। आशी भाई आप कहाँ थे? अब तक मैंने कितनी बार आपको कॉल ट्राई किया लेकिन आपने एक बार भी कॉल आंसर नहीं किया। आपको पता भी है मैं आपके लिए कितना परेशान हो गई थी। आर्यन अपने एक्सप्रेशंस को नॉर्मल करते हुए आशी की तरफ देखता है और कहता है, आई एम सो सॉरी आशी, वह मैं तुझे बताना भूल गया कि आज क्लासेस ना 5 बजे खत्म हुई थी और कॉलेज में मैं अपना फ़ोन साइलेंट पर रखता हूँ और आज मैं साइलेंट से हटाना भूल गया अपना फ़ोन, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि तूने कब फ़ोन किया। और मैं इतना लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं तेरे फेवरेट रेस्टोरेंट से हम दोनों के लिए खाना लाने गया था। अब ये बैग पकड़ो और जल्दी से टेबल पर खाना लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। आशी आर्यन के हाथों से खाने का बैग ले लेती है और आर्यन अपने रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद आर्यन और आशी दोनों खाना खाकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आशी अपने रूम में आकर सीधे बालकनी में जाती है और विक्रम के फ्लैट की तरफ देखती है। सामने का नज़ारा देखने से ऐसा लग रहा था जैसे फ्लैट में अंधेरा हो, लेकिन बालकनी का डोर खुला हुआ था जिससे आशी समझ गई थी कि विक्रम अब घर आ चुका है। आशी विक्रम की बालकनी की तरफ देखते हुए खुद से कहती है, अब मैं क्या करूं, विक्रम सर तो घर आ चुके हैं। मैंने जोश जोश में रिया को चैलेंज कर दिया था कि मैं विक्रम सर को किस करते वक्त की फोटो खींचकर उसे दिखाऊंगी, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है मैं ये करूं कैसे। और अगर मैंने कल उसे किस वाली फोटो नहीं दिखाई तो वो पक्का मेरा मजाक बनाएगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। सोचती हुए आशी अपना फोन अपनी लोवर की पॉकेट में रखती है और अपनी बालकनी से कूदकर विक्रम की बालकनी में आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक 5 स्टार होटल में आलीशान पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। यशराज सिमरन को लेकर उस पार्टी में एंटर होते हैं। सिमरन ने रॉयल ब्लू कलर का फुल लेंथ गाउन पहना हुआ था, उसके के बाल खुले हुए थे और उसने हल्का सा मेकअप किया हुआ था ताकि किसी को ये पता ना चले कि वह कितना रोई है, लेकिन अपने इस लुक में भी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहां मौजूद सारे लड़कों की नज़र उस पर ही टिकी थी। वहां मौजूद हर लड़का सिमरन से बातचीत करना चाहता था, लेकिन यशराज उसके साथ थे। उनके डर से कोई भी लड़का सिमरन से बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी कोई शख्स यशराज को कुछ इशारा करता है, जिसे देखकर यशराज सिमरन से कहता है, सिमरन बेटा तुम यहाँ सबसे बातचीत करो और पार्टी एंजॉय करो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से मिलकर आता हूँ। कहकर यशराज चला जाता है। यशराज सक्सेना सिमरन और आर्यन का स्टेप डैड है, जिसकी उम्र तकरीबन 45 साल है और चेहरे पर हल्की झुर्रियां मौजूद है जो उसकी बढ़ती उम्र की साफ गवाही दे रही है। वही जब यशराज उस शख्स के पास जाता है तो यशराज का मैनेजर उसे एक की कार्ड पकड़ाते हुए कहता है, सर आपको खुश करने के लिए मल्होत्रा साहब ने आपके लिए स्पेशल इंतजाम किया है, आप रूम नंबर 153 में जाकर अपने गिफ्ट को एंजॉय कर सकते हैं। यशराज तुरंत वो की कार्ड ले लेता है और रूम की तरफ चला जाता है। यशराज जैसे ही डोर खोलकर अंदर आता है तो वह देखता है एक बेहद खूबसूरत सी लड़की है जिसने बेबी पिंक कलर की
ट्रांसपेरेंट नाइटी पहनी हुई थी। वो बड़े स्टाइल से रूम के अंदर लगे बार काउंटर के पास खड़ी होकर ड्रिंक बना रही थी। यशराज जल्दी से दरवाजे को अंदर से लॉक करता है और अपना ब्लेजर उतार कर साइड में रख देता है। फिर वह उस लड़की के पास जाकर पीछे से उसकी कमर में हाथ डाल देता है। यशराज के ऐसा करते ही वह लड़की उसकी तरफ पलटती है और मुस्कुराते हुए कहती है, सक्सेना साहब आप तो कुछ ज्यादा ही जल्दी में लग रहे हैं। खैर मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको। हाय, आई एम संजना। यशराज संजना की नाइटी के अंदर अपना हाथ ले जाते हुए कहता है, हाय संजना, यू आर सो ब्यूटीफुल। कहते हुए यशराज संजना के सीने को अपने हाथों से मसलने लगता है। वही संजना मुस्कुराते हुए उसकी शर्ट की बटन खोलने लगती है। फिर यशराज संजना को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर आते हुए कहता है, लेट्स एंजॉय जाने मन। वहीं नीचे पार्टी में सिमरन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह अभी ये पार्टी छोड़कर चली जाए। क्या आशी विक्रम के साथ किस करते हुए फोटो लेने में कामयाब हो पाएगी और क्या होगा तब जब विक्रम आशी को अपने फ्लैट में देखेगा, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। साथ ही मेरी नोवेल को रिव्यू जरूर करें और साथ ही मुझे फॉलो भी कर ले प्लीज प्लीज प्लीज। CH15 रोमांस लव और लस्ट पार्ट 15। आज दिल बहुत उदास है क्योंकि मेरी पहली नोवेल जिंदगी बन गए हो तुम रिजेक्ट हो गई है और साथ ही मेरी 2 महीने की मेहनत भी बेकार हो गई क्योंकि ना तो उसमें लाइक आ रहे थे और ना ही रिव्यू। मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरी इस नोवेल को सपोर्ट कीजिए। फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स। सिमरन को पार्टी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह तुरंत यहाँ से चली जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो चुपचाप मायूस होकर एक टेबल पर बैठी हुई थी। वेटर कई बार आकर उसे ड्रिंक ऑफर कर चुका था, लेकिन सिमरन ने लेने से मना कर दिया था। तभी एक लड़का आकर उसकी टेबल के पास पड़ी चेयर पर बैठ जाता है। फिर वो उससे कहता है, हाय ब्यूटीफुल, आई एम प्रेम मल्होत्रा। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इतनी उदास क्यों हैं? प्रेम मल्होत्रा देखने में काफ़ी हैंडसम था और साथ ही रिच भी, इसलिए ज्यादातर लड़कियां हमेशा उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। लेकिन प्रेम उन लड़कियों को कभी भी भाव नहीं देता था जो उसके आगे पीछे मंडराती हूँ, क्योंकि प्रेम को ऐसा लगता था कि ऐसी लड़कियों का मोटिव यही होता है कि वह किसी अमीर लड़के को फंसाकर उससे शादी कर ले और पूरी जिंदगी ऐश में काटे, और अगर उस लड़के से नहीं बनी तो डिवोर्स देकर अच्छी खासी एलिमनी तो मिल ही जाएगी। प्रेम का मानना था कि ऐसी लड़कियों के दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं होती है। वही सिमरन जब अपने सामने देखती है तो उसके सामने एक बेहद हैंडसम लड़का बैठा हुआ था। उसे वह देखकर सिमरन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वह इस वक्त किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। लेकिन तभी उसे अपने डेट की बात याद आती है। उन्होंने साफ शब्दों में सिमरन से कहा था, सिमरन यहाँ पर सब अमीर घराने के लड़के आए हैं, इसलिए तुम सबसे अच्छे से बात करोगी और उनसे दोस्ती करने की कोशिश करोगी और गलती से भी किसी को नाराज मत करना, नहीं तो ये लोग अपना बदला लेने के लिए हमारे बिजनेस पर अटैक करेंगे। ये याद आते ही सिमरन अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाकर प्रेम को ग्रीट करते हुए कहती है, हाय, आई एम सिमरन सिमरन सक्सेना एंड मैं उदास नहीं हूँ, बस मुझे पार्टी में आना पसंद नहीं है, बट डैड चाहते थे कि मैं उनके साथ यहाँ हूँ, इसलिए मुझे आना पड़ा। प्रेम, ओह तो ये बात है, वैसे एक बात कहूँ, आप काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। सिमरन, थैंक यू। प्रेम, वैसे अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। सिमरन अपनी पलकें झुकाकर उसे हाँ में इशारा करती है। प्रेम, आपका कोई बॉयफ्रेंड है या आप अभी तक सिंगल हैं? मैं तो बस कैजुअली पूछ रहा था। वह क्या है ना, आप जैसी खूबसूरत लड़की सिंगल हो ऐसा मुझे नहीं लगता। प्रेम के इस सवाल पर सिमरन की आंखों के सामने आर्यन के चेहरा आ जाता है, जिससे एक बार फिर उसकी आंखें नम हो जाती है, जिसे छुपाने के लिए सिमरन अपनी पलकों को झुकाकर कहती है नहीं। फिर वह आगे कहती है, प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना है, कहकर सिमरन वहां से उठकर चली जाती है। वहीं सिमरन की पलकें झुकाकर उसे जवाब देने पर प्रेम को ऐसा लगता है कि सिमरन भी उसमें इंटरेस्ट ले रही है। ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो जाती हुई सिमरन को देखने लगता है। उसी होटल के कमरे में यशराज सक्सेना संजना को अपनी बाहों में लिए लेटा हुआ था। इस वक्त दोनों के ही बदन पर एक भी कपड़े नहीं थे। यशराज ऊपर से लेकर नीचे तक संजना के बदन को अपने हाथों से सहला रहा था और संजना मुस्कुराती हुई यशराज के सीने पर अपना हाथ फेरते हुए कहती है, वैसे सक्सेना साहब, क्या मैंने आपको आपकी बीवी से ज्यादा सेटिस्फाइड कर दिया है या नहीं? यशराज, अरे तुम्हारी तो बात ही कुछ और है, कहाँ तुम और कहाँ वो। इतने सालों से उसके साथ सोते सोते अब मैं बहुत ज्यादा बोर हो गया हूँ और अब उसमें वो पहले जैसी बात भी नहीं रही। संजना, तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि मैंने आपको खुश कर दिया है, तो क्या आप दोबारा मेरे साथ अपना वक्त बिताना चाहेंगे? यशराज संजना की गर्दन पर चूमते हुए कहता है, बेशक। वहीं दूसरी तरफ हीना कार में ड्राइविंग सीट के बगल में बैठी हुई थी। तो वही अर्जुन कार ड्राइव कर रहा था। वो बार बार चोर नजरों से हिना की तरफ देख रहा था। आज हिना उसे बेहद खूबसूरत लग रही थी। हिना ने वही ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी जो अर्जुन उसके लिए लेकर आया था। इस ब्लैक कलर की साड़ी में उसका गोरा रंग और भी ज्यादा निखर कर आ रहा था। हिना बाहर देखते हुए आज पूरे दिन के बारे में सोच रही थी। आज अर्जुन हिना को उस अनाथ आश्रम में लेकर गया था जहाँ उसने अपने बचपन का कुछ हिस्सा गुजारा था। अर्जुन ढेर सारे कपड़े और खिलौने वहाँ रहने वाले बच्चों के लिए लेकर गया था। अर्जुन जब उन बच्चों के साथ खेल रहा था तब हिना वहीं
पास में बैठकर उसको निहार रही थी। अर्जुन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वो बच्चों के साथ ऐसे खेल रहा था जैसे वह खुद बच्चा बन गया हो। आज हिना ने एक अलग ही अर्जुन को देखा था जो बहुत मासूम था, किसी बच्चे की तरह। हिना दोपहर का वह वक्त याद करके अभी भी मुस्कुरा रही थी। आज उसे अर्जुन का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। अर्जुन आज हिना को हर उस जगह ले गया था जो जगह उससे जुड़ी हुई थी। पहले अनाथ आश्रम, फिर फैक्ट्री, इतनी सारी जगह घूमकर हिना बहुत थक चुकी थी। अर्जुन कार का हॉर्न बजाता है तब हिना अपनी यादों से बाहर आती है और अर्जुन की तरफ देखती है। अर्जुन उसे आंखों से बाहर आने का इशारा करता है और खुद भी बाहर चला जाता है। जब हिना बाहर निकलकर अपने सामने का नजारा देखती है तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अर्जुन उसे समुद्र के किनारे बीच पर लेकर आया था जहां पर उसने कैंडल लाइट डिनर का अरेंजमेंट किया था। अर्जुन आगे बढ़कर हिना के लिए चेयर खींचता है और उसके बैठने के बाद खुद चेयर पर जाकर बैठ जाता है। वो दोनों शांति से बैठकर डिनर कर रहे थे। उन दोनों के बीच बिल्कुल ना के बराबर बात हो रही थी जैसे उन्हें समझ में नहीं आ रहा हो आखिर क्या बोले एक दूसरे से। उन दोनों की हालत बिल्कुल ऐसी थी जैसे किसी लड़के और लड़की की होती है जब वह दोनों पहली बार मिलते हैं। एक दूसरे को पसंद करने के लिए अपना खाना खत्म करके समुद्र की गहराइयों को देख रही थी, या यूं कहो कि वह अपनी नजरें अर्जुन से चुरा रही थी। तभी अर्जुन उसके सामने अपना हाथ रखता है और हिना बिना कुछ बोले उसका हाथ थाम लेती है। अर्जुन उसे समुद्र के किनारे ले जाता है जहां पर दोनों खामोश बैठ जाते हैं। समुद्र से बहते पानी की लहरें बार बार उन दोनों को भिगो रही थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद अर्जुन गुनगुनाने लगता है जैसे वह अपने दिल का हाल सुना रहा हो। हिना को बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना। इतना गाकर अर्जुन खामोश हो जाता है। वही हिना जो कब से खामोश बैठी बड़े ध्यान से उसके गाने को सुन रही थी वो कहती है और तुम बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। और यह सुनते ही हिना के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वह अर्जुन से अपनी नज़रें हटाकर सामने समुद्र के गहरे पानी को देखने लगती है। इस बार अर्जुन हिना को देखते हुए आगे गुनगुनाता है, हम तुम कितने पास है कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास है कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। हिना अर्जुन का गाना सुनते सुनते ही कब अर्जुन के कंधे पर सर रखकर सो गई थी ये उसे पता ही नहीं चला। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार की शुरुआत होने लगी थी। हाइट टावर्स में आशी बालकनी से कूदकर विक्रम के फ्लैट में आ गई थी। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर फर्श पर बैठी हुई थी जिससे साफ पता चल रहा था कि विक्रम की बालकनी में कूदते वक्त उसका पैर मुड़ गया था जिसके कारण उसके पैरों में मोच आ गई थी और उसने अपने मुंह पर हाथ इसलिए रखा था ताकि उसकी हल्की सी आह भी विक्रम को सुनाई ना दे। आशी खुद से कहती है, अरे आशी क्या कर रही है तू, दर्द को मारो गोली। अगर विक्रम सर ने तुझे यहाँ देख लिया ना तो वह तेरी जान ले लेंगे। मुझे ना उनके सोने तक का यहीं कहीं छुपकर इंतजार करना होगा। जब वो गहरी नींद में हो जाएंगे तब मैं चुपके से उनके साथ पे क्लिक कर लूंगी। लेकिन वो है कहाँ, सोचते हुए आशी धीरे से खड़ी होती है और लड़खड़ाते कदमों के साथ बालकनी में लगे पर्दे के पास आती है और उसे हल्का सा हटाकर रूम के अंदर जाती है तो आशी देखती है पूरे कमरे में अंधेरा है, बस एक मध्यम सी पीली रोशनी कमरे में फैले कुछ अंधेरे को दूर कर रही है। जब आशी की नज़र बेड पर पड़ती है, अरे सर को यही सो रहे हैं, वो भी इतनी जल्दी सो गए, अरे वाह लगता है आज किस्मत मेरा पूरा साथ देने के मूड में है। खुद से कहती हुई आशी अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और अपने हाथों के बल धीरे धीरे चलती हुई विक्रम के बेड के पास आ जाती है। वो उसी तरह नीचे बैठी हुई विक्रम के चेहरे को निहारने लगती है। विक्रम को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत गहरी नींद में हो, लेकिन सोते वक्त भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही थी जैसे वो बहुत अच्छा सपना देख रहा हो। आशी, हाय विक्रम सर तो सोते हुए भी कितने हैंडसम लगते हैं। आशी तू फिर से अपने फोकस से भटक रही है। नोवे कहते हुए आशी अपने पॉकेट से अपना फोन निकलती है और उसका कैमरा ऑन करके विक्रम के होठों की तरफ झुकने लगती है। इस वक्त उसका दिल बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज चल रहा था। आशी को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे खुद के दिल की धड़कन सुनाई दे रही हो, धक धक धक। वो बार बार विक्रम के होठों की तरफ झुकती पर कहीं विक्रम जग ना जाए, इस डर से वापस से उससे दूर हो जाती। आशी अपने मन में कहती है, कुछ नहीं होगा आशी सर नहीं जगेंगे, तू डर मत और जल्दी से अपना मिशन पूरा कर। खुद को मोटिवेट करके आशी एक बार फिर विक्रम के होठों की तरफ झुकने लगती है। आशी जैसे ही अपने होठ विक्रम के होठों पर रखकर पे क्लिक करती है तभी उसे कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे उसे सांस ना आ रही हो। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलकने लगती है। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आशी की सांसें अटक गई, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। साथ ही अपना रिव्यू देना ना भूलें। चैप्टर 16 रोमांस लव और लस्ट पार्ट 16। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लाइक्स एंड कमेंट्स। आशी जैसे ही अपने होंठ विक्रम के होठों पर रखकर पे क्लिक करती है उसकी सांसें तेज हो जाती है क्योंकि विक्रम ने नींद में ही उसकी कमर पर अपना हाथ रख लिया था, जिसके कारण आशी पूरी तरह से विक्रम के ऊपर आ गई थी और उसका फोन लगभग उसके हाथ से छूटते हुए बचा था। इस वक्त उसका दिल किसी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भी तेज धड़क रहा था, इस डर से कि कहीं विक्रम अपनी आंखें ना खोल दे।
जब विक्रम की गर्म सांसें आशी को अपने चेहरे पर पड़ती हुई महसूस हो रही थी तो उसे अपने शरीर में एक अजीब से झंझनाहट महसूस हो रही थी, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे ऐसे छुआ था। यह एहसास उसके लिए बहुत नया था और बहुत प्यारा भी। आशी धीरे से अपना सर विक्रम के सीने पर रखकर उसके एहसास को अपनी आंखें बंद करके महसूस करने लगती है। इस वक्त मानो उसके अंदर का सारा डर खत्म हो गया था। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि आज विक्रम नींद की मेडिसिन लेकर सोया था, जिस वजह से उसकी आंख नहीं खुली। कुछ देर विक्रम के शरीर को खुद के करीब महसूस करके आशी खुद के अंदर जगी भावनाओं को संभालती है और एक गहरी सांस लेकर धीरे से विक्रम का हाथ अपनी कमर से हटाती है और उसके ऊपर से हटकर फर्श पर बैठ जाती है। उसका मन तो कर रहा था कि वह सारी रात बैठकर विक्रम को निहारे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर विक्रम को पता चल गया कि वह बालकनी से उसके कमरे में आई थी तो उसके बाद विक्रम हमेशा अपनी बालकनी का डोर बंद रखता और वो दोबारा विक्रम के पास आने का मौका खो देती। ये सोचकर आशी एक बार धीरे से विक्रम के गाल पर किस करती है और जैसे अंदर आई थी वैसे ही वापस अपने कमरे में चली जाती है। वो अपने बेड पर लेटकर पिलो को अपने सीने से लगा लेती है और अपनी आंखें बंद करके उसे एहसास को महसूस करने लगती है जब विक्रम के ऊपर थी। इस वक्त उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। वहीं दूसरी तरफ जब अर्जुन को महसूस हुआ कि हिना उसके कंधे पर सर रख कर सो गई है तो वो धीरे से हिना को अपनी गोद में उठाता है और कार में लिटाकर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। अर्जुन बहुत धीमे कार ड्राइव कर रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि झटके की वजह से हिना की नींद खराब हो। बीच बीच में अर्जुन की नजरें सामने लगे मिरर पर जा रही थी, जिसमें वो हिना को सुकून से सोते हुए देख रहा था। घर पहुंचते ही अर्जुन वापस से हिना को अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में चला जाता है और बड़े ध्यान से हिना को बेड पर लेटा देता है। फिर हल्के से उस माथे पर किस करके अपने कपड़े चेंज करने बाथरूम में चला जाता है। उसकी जाते ही हिना अपनी आंखें खोल लेती है और उसे जाते हुए देखकर उसके चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आ जाती है। हिना की आंख तभी खुल गई थी जब अर्जुन ने उसे बेड पर लाकर लेट आया था, लेकिन हिना ने जानबूझकर अपनी आंखें बंद ही रखी थी, इसलिए उसने अर्जुन के किस को भी महसूस किया था। कुछ देर में अर्जुन भी आकर सोफे पर लेटकर हिना को देखता रहता है। उसे देखते देखते ही अर्जुन की पलकें भारी होने लगती है और वो नींद की आगोश में खो जाता है। हिना जब थोड़ी सी पलकें खोलकर अर्जुन की तरफ देखती है तब वो समझ जाती है कि अर्जुन सो चुका है। हिना अपनी जगह पर लेटे हुए ही अर्जुन की तरफ देखने लगती है। उसके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसा महसूस कर रही है, लेकिन हिना को ऐसा लग रहा था जैसे आज का दिन उसका सबसे खूबसूरत दिन था। उसका मन कर रहा था कि वह आज झूम कर नाचे। आज पहली बार उसका दिल इतना खुश हुआ था। ये उसकी आदत थी कि जब भी वो खुश होती थी तो वो डांस करती थी, या यूँ समझ लो कि उसे डांस करने की तलब लगी थी। डांस उसके लिए एक नशे की तरह था। जैसे जब किसी शराबी को शराब की तलब लगती है तो वह खुद को रोक नहीं पाता, वैसे ही आज भी हिना के कदम धीरे धीरे बेड पर ही थिरकने लगे थे और वह मन ही मन गुनगुनाने लगी थी। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका हो बेला महका रे महका आधी रात को, -2 किसने बंसी बजाए आधी रात को, जिसने पलकें हो जिसने पलकें चुराए आधी रात को, मन क्यों बेला महका रे महका आधी रात को। कुछ देर बाद खुद को ना रोक पाने की वजह से वह बेड से नीचे उतरकर एक नज़र अर्जुन को देखती है और उसे सोता हुआ देखकर अपने मन में गुनगुनाते हुए अपने पैरों को थिरकाकर नाचने लगती है। झांझर झमके सुन -3 झमके आधी रात को, उसको टोको न रोको, रोको न टोको, टोको न रोको आधी रात को, ओ लाज लगे रे लगे आधी रात को, -2 बिना सिंदूर सो आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को, मन क्यों। वही अर्जुन की नींद ऐसी थी कि जरा सी आहट होने पर भी उसकी आंखें खुल जाती थी। हिना के फर्श पर थिरकते ही उससे होने वाली आहट से अर्जुन की आंखें खुल जाती हैं और आंखें खुलते ही जब वह अपने सामने देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसके सामने हिना अपने हाथ पैरों को थिरकाकर डांस कर रही थी। बात कहते बने क्या, आधी रात को आंख खोलेगी बात आधी रात को, -2 हमने पी चांदनी आधी रात को, -2 चांद आंखों में आया आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को, मन क्यों। अर्जुन को हिना इस वक्त ऐसी लग रही थी जैसे कोई मोरनी सावन के महीने में अपने पंख फैलाकर नाच रही हो। उसके लंबे घने बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। उसके हर एक डांस मूव में एक अदा थी, एक मिठास थी जिसे अर्जुन अपना मुंह खोले हुए देख रहा था। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो उठकर सोफे पर बैठ जाता है और अपने दोनों गालों पर अपना हाथ रखकर हिना को देखने लगता है। रात गुनती रहेगी आधी बात को, आधी बातों की प्रीत आधी रात को, -2 रात पूरी हो कैसी आधी रात को, -2 रात होती शुरू है आधी रात को, मन क्यों बेला महका रे महका आधी रात को, मन क्यों। जब हिना डांस करते वक्त अर्जुन की तरफ घूमती है तो उसे ऐसे बैठा देखकर मानो उसकी सांस हलक में अटक जाती है। वो शर्म से अपनी नजरें नीचे झुका लेती है और हड़बड़ते हुए कहती है, वो मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, आप भी सो जाए। कहकर हिना जल्दी से जाकर बेड पर लेट जाती है और दूसरी तरफ अपना चेहरा कर लेती है। उसको ऐसा करता देख अर्जुन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। फिर वो हिना को छेड़ते हुए कहता है, वैसे तुमने मुझे पहले बताया नहीं कि आधी रात में तुम्हारे अंदर चुड़ैल की आत्मा आ जाती है। कहते हुए अर्जुन जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी यह बात सुनकर हिना शर्म से अपना चेहरा पीलो से छुपा लेती है और वो भी मंद मंद मुस्कुराने लगती है। उसका इस वक्त मन कर रहा था कि धरती फट जाए और वो उसी में समा जाए, बस वो खुद को किसी भी तरह अर्जुन की नज़र से बचाना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ आर्यन आज भी कॉलेज इस उम्मीद
से गया था कि वह सिमरन से मिलकर उससे बात कर सके, उसे अपनी बात समझा सके, लेकिन आज भी सिमरन कॉलेज नहीं आई थी। ये जानकर आर्यन को बहुत बुरा लगा था। उसका मन ना तो क्लासेस में लग रहा था और ना ही किसी और चीज़ में। उसे अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वो इन 2 दिनों में इतना ज़्यादा परेशान हो गया था सिमरन को लेकर कि उसे ढंग से नींद भी नहीं आ रही थी, और अगर वो थोड़ी देर के लिए सो भी जाता तो दिन भर सिमरन के बारे में सोचने की वजह से उसके सपने में भी सिमरन ही आती थी। यहाँ तक कि सपने में भी आर्यन खुद को सिमरन के साथ हमबिस्तर होते हुए देखता था। उसे ऐसा लग रहा था कि उस दिन सिमरन अकेले उसके घर से नहीं गई थी, बल्कि वो उसकी नींद, उसका चैन, यहाँ तक कि उसका दिल भी अपने साथ ले गई थी। आर्यन न जाने कितने कॉल कर चुका था सिमरन को, लेकिन अभी भी उसका फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। इस वक्त आर्यन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करें। वहीं दूसरी तरफ आशी के कॉलेज में लंच ब्रेक हो चल रहा था। वो अपनी दोस्त रिया के साथ हैंड वॉश करने जा रही थी कि तभी स्टाफ रूम के बगल से निकलते हुए उसके कानों में कुछ आवाज़ सुनाई पड़ती है। आशी वहीं पर रुक जाती है। तभी उसे 2 लेडीज टीचर की आपस में बात करने की आवाज़ आती है, जो कह रही थी, शिप्रा मैम, आपको पता है आज क्या न्यूज़ में निकला है? आज पुलिस ने ऐसे चोरों को पकड़ा है जो चोरी करने से पहले घर के बाहर लगे कूलर में क्लोरोफॉर्म डाल देते थे, जिसकी वजह से घर के अंदर सो रहे सारे लोग बेहोश हो जाते थे और उसके बाद वह चोर बड़े आराम से चोरी कर लेते थे। अब क्या कहें प्रीति मैम, आजकल चोर भी बहुत एडवांस हो गए हैं। जैसे ही आशी ये सुनती है, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसके दिमाग में फिर से कोई खुराफात सूझी है। तभी रिया आशी के पास आते हुए कहती है, तू अभी तक यहाँ खड़ी क्या कर रही है? जा जल्दी से हैंड वॉश करके, लंच ब्रेक ओवर होने वाला है। आशी, कुछ नहीं, मैं बस आ ही रही थी, कहते हुए आशी रिया के साथ चलने लगती है। फिर कुछ सोचकर आशी रिया से कहती है, रिया, मैंने अपनी शर्त पूरी कर दी है। मैंने तुझसे कल प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुझे वो वाली फोटो दिखाऊंगी। रिया, तेरी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तूने सच में ये कारनामा कर दिया हो। उसकी बात पर आशी खुशी से हाँ में सर हिला देती है। उसका इशारा मिलते ही रिया जल्दी से कहती है, तो फिर जल्दी से क्लब मुझे दिखाओ ना। आशी, हाँ, मैं तुझे दिखाने के लिए ही तो लाई हूँ, लेकिन उससे पहले तुझे मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि मैं जो भी कहूँगी वह तू करेगी। रिया फोटो देखने के एक्साइटमेंट में उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उससे प्रॉमिस करती है, पक्का तू जो कहेगी मैं वह करूँगी, अब जल्दी से दिखाना। आशी, रुको ज़रा, अब जैसा कि तूने मुझे प्रॉमिस किया है कि तू मेरा कहा हर काम करेगी, तो मैं ये चाहती हूँ कि तू केमिस्ट्री टीचर को इस बात के लिए कन्वेंस करें कि वह आज हमें केमिस्ट्री लैब लेकर चले प्रैक्टिकल कराने के लिए। और वैसे भी तू तो उनकी फेवरेट स्टूडेंट है ना, तो वो तेरी बात बहुत आसानी से मान जाएंगी। रिया, ओके, मैं तेरा काम कर दूंगी, अब चल मुझे दिखा जल्दी से। आशी, अभी नहीं, पहले तुम मेरा काम करेगी, मैं तुझे फोटो छुट्टी के बाद दिखाऊंगी। अब चल जल्दी से, मैम को कन्वेंस कर चलकर। कुछ देर बाद केमिस्ट्री लैब में प्रीति मैम रिया के कहने पर क्लास के सारे बच्चों को केमिस्ट्री लैब में ले आई थी और उस लैब में ही दीवार पर लगे बोर्ड पर केमिकल फॉर्मूला पढ़ा रही थी। सभी बच्चे उनकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन आशी की नज़र उस डेस्क पर थी जहां पर सारे केमिकल्स रखे हुए थे। आशी धीरे धीरे खिसकती हुई उस डेस्क के पास पहुंचती है और उस बोतल को देखती है जिसमें CHCI3 लिखा हुआ था। आशी खुशी से कहती है, यही तो है क्लोरोफॉर्म, लेकिन क्या सच में इससे कोई बेहोश होता है? सोचते हुए आशी अपना हैकी निकालती है और प्रीति मैम की नज़रों से बचते हुए बोतल खोलकर थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म अपने हैंकी पर गिरा लेती है। फिर वो रिया के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है और उससे धीमी आवाज में कहती है, रिया, आज मैंने अपनी हैंकी पर नया परफ्यूम लगाया है, तू स्मेल करके देखना इसकी खुशबू कैसी है। रिया जैसे ही आशी का हैंकी सूंघती है, वो बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। उसे गिरता हुआ देखकर आशी जल्दी से अपना हैंकी अपने लैब कोट में छुपा लेती है और चिल्लाती हुई कहती है, मैम जल्दी से यहाँ आकर देखिए, रिया बेहोश हो गई है। आखिर क्या खुराफात चल रही है इस बार आशी के दिमाग में, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और प्लीज़ अपना रिव्यू जरूर शेयर करें, साथ ही मुझे फॉलो भी कर लेना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चैप्टर 17, रोमांस, लव और लस्ट, पार्ट 17। ऑथर ब्लैक स्वॉर्ड। रिया के बेहोश होते ही आशी जल्दी से अपना हैंकी लैब कोट में रख लेती है और जोर से चिल्लाती है, मैम जल्दी से यहाँ आइए, देखिए रिया बेहोश हो गई है। जब प्रीति मैम की नज़र फर्श पर पड़ी रिया पर पड़ती है तो वह जल्दी से आकर उसे उठाने की कोशिश करने लगती हैं। बाकी सारे स्टूडेंट्स भी रिया के आसपास घेरा लगाकर खड़े हो जाते हैं। आशी जब देखती है कि सबका ध्यान रिया पर है तो वह चुपके से वहां से उठकर केमिकल डेस्क की तरफ चली जाती है और डेस्क की ड्रॉर खोलकर उसमें से छोटी सी एम्पटी बोतल निकालती है और जल्दी से उसे खोलकर उसमें केमिकल भर लेती है और उस बोतल को अपने लैब कोट में छुपा लेती है। आशी ने पूरी लैब अच्छे से एग्जामिन कर रखी थी, इसलिए वह अच्छे से जानती थी कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। अपना काम खत्म करके आशी जल्दी से आकर बच्चों की भीड़ में खड़ी हो जाती है और मन ही मन कहती है, आई एम सो सॉरी रिया, पर मुझे केमिकल का टेस्ट करने के लिए तुझसे बेहतर और कोई नहीं मिला, प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर देना। प्रीति मैम लगातार रिया के ऊपर पानी छिड़क रही थी, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। तभी वह आशी की तरफ देखकर पूछती हैं, आशी तुम रिया के साथ थी न, तो बताओ रिया कैसे बेहोश हो गई है? मैं कब से इस पर पानी डाल रही हूँ लेकिन इसे होश ही नहीं आ रहा है। प्रीति मैम से अपना नाम सुनकर आशी की तो सांस ही हलक में अटक जाती है, लेकिन वह खुद को संभालती और कहती है, मैम मुझे नहीं पता, रिया कह रही थी कि उसका सर दर्द हो रहा है और उसे चक्कर भी आ रहे हैं। मैंने तो कहा भी था रिया से कि अगर उसे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो छुट्टी लेकर घर चली जाओ। आशी का यह एक्सप्लेनेशन सुनकर प्रीति मैम फिर कुछ नहीं पूछती है।
कुछ देर में सभी लोग रिया को लेकर क्लासरूम में चले गए थे, लेकिन आशी अभी तक कॉरिडोर में ही थी। वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी। तभी विक्रम, जो आशी की क्लास में ही आ रहा था, उसकी नज़र आशी पर पड़ती है। उसको इस तरीके से चलता देख विक्रम खुद को रोक नहीं पाता और उससे जाकर पूछ ही लेता है, आशी तुम्हारे पैर में क्या हुआ है? आशी विक्रम को अपने सामने देखकर हड़बड़ा जाती है और मन ही मन कहती है, अब मैं आपको कैसे बताऊं सर कि मेरे पैर में चोट आपकी ही वजह से लगी है। कल रात आपकी ही बालकनी में तो कूदी थी मैं। जब आशी इस बारे में सोचती है तो कल रात की सारी यादें उसकी जहन में ताज़ा हो जाती है और उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म की लाली आ जाती है। वही विक्रम, जो कब से आशी के जवाब का इंतजार कर रहा था, उसे कुछ ना बोलता देख वह दोबारा पूछता है, आशी मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, कहाँ खोई हुई हो तुम? आशी, कहीं नहीं सर, मैं बस ये सोच रही थी कि आप मुझसे कैजुअली ये पूछ रहे हैं या फिर इसलिए क्योंकि आपको मेरी फिक्र है सर, आप मेरे प्रपोजल। आशी अपनी बात पूरी कर पाती कि इससे पहले ही विक्रम आशी को डांटते हुए कहता है, स्टॉप इट आशी, तुम अपनी नॉनसेंस करने में ये भी भूल जाती हो कि तुम इस वक्त अपने कॉलेज में हो। तभी प्रीति मैम, जो क्लासरूम से बाहर निकल रही थी, वो विक्रम के पास आते हुए पूछती हैं, क्या हुआ विक्रम सर, आप आशी को ऐसे क्यों डांट रहे? विक्रम, प्रीति मैम ऐसी बात नहीं है, मैं आशी को डांट नहीं रहा था, बस मैं उसे यह समझा रहा था कि उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। वो क्या है ना, अभी तक आशी ने मुझे अपनी मैथ की नोटबुक कंप्लीट करके सबमिट नहीं की है। प्रीति, सर ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही हाल आशी का केमिस्ट्री में भी है। मैं तो आशी को समझाकर परेशान हो गई हूँ, लेकिन आशी तो पढ़ाई पर फोकस ही नहीं करती है। विक्रम, अच्छा मैम, मैं अब मेरी क्लास का टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ, कहकर विक्रम आशी की क्लास में चला जाता है और प्रीति मैम बड़े प्यार से विक्रम को देखते हुए मुस्कुराने लगती है। जब आशी देखती है प्रीति मैम किस नज़रिए से विक्रम को देख रही है, तो वह समझ जाती है कि प्रीति मैम के दिल में भी विक्रम के लिए जरूर कुछ ना कुछ है, क्योंकि एक लड़की ही दूसरी लड़की की फीलिंग को अच्छे से समझ सकती है। आशी क्लास के अंदर जाते हुए मन ही मन सोचती है, ओह नो, मैम के एक्सप्रेशंस को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वह भी विक्रम सर को पसंद करती है, और वह तो विक्रम सर की एच की भी है और उनकी कलीग भी है, उन्हें तो विक्रम सर आसानी से भाव दे देंगे। नो वे, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, विक्रम सर मेरे हैं और उनकी बीवी सिर्फ और सिर्फ मैं ही बनूंगी। इससे पहले कि विक्रम सर और प्रीति मैम के बीच कुछ खिचड़ी पके, मुझे जल्दी ही कुछ ना कुछ करना होगा। वहीं दूसरी तरफ आज सुबह सुबह ही हिना को रेहान की कंपनी की तरफ से मैनेजर का कॉल आया था, जिसने हिना को बताया था कि उसे एक कॉस्मेटिक ब्रांड के लिए एड शूट करना है, जिसके लिए उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था। इसलिए हिना रेहान की कंपनी आने के लिए निकल गई थी। हिना ने सबसे पहले यह बात अर्जुन को ही बताई थी। वो उसकी राय जानना चाहती थी कि उसे अब क्या करना चाहिए, लेकिन अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा कि तुम जो चाहो वह कर सकती हो, मैं कभी भी तुम्हारे सपनों के बीच, तुम्हारे काम के बीच नहीं आऊंगा। हाँ, बस मेरा भरोसा मत तोड़ना, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस छोड़ देता हूँ चल के। अर्जुन का सपोर्ट पाकर हिना बहुत खुश हो गई थी। वह समझ चुकी थी कि अर्जुन एक अच्छा इंसान है। वो खुशी खुशी रेडी होकर अर्जुन के साथ अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। RM मीडिया कॉरपोरेशन में रेहान मलिक अपने बड़े से केबिन में बैठकर एक फाइल को बड़े ध्यान से पढ़ रहा था, या यूं कहूं कि उसे घूर रहा था। यह वही फाइल थी जिसके लिए रेहान ने हिना का सौदा कर दिया था। उसके एक हाथ में सिगरेट थी तो दूसरे हाथ में फाइल। रेहान उस फाइल को देखते हुए मन में कहता है, हिना मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूं, इसलिए ही मैंने तुम्हें इतनी जल्दी वापस बुला लिया है। कितना इंतजार किया था मैंने तुम्हारे साथ रातें गुजारने के लिए, पर तुम्हारी इनकार की वजह से मैं तो इंतजार ही करता रह गया और तुम तो किसी और ही के बिस्तर पर चली गई। पर मुझे भी कहाँ पता था कि तुम उस रात अर्जुन के कमरे में चली जाओगी। तुमसे शादी करने के बाद भी मैं तुम्हें एक पति की तरह छू नहीं पाया, लेकिन तुम तो मेरे एहसान चुकाने के लिए कुछ भी करने को रेडी होना। तो एक रात तो मुझे अपनी दे ही सकती हो। करेक्शन, रात नहीं दिन, क्योंकि रात में तो तुम्हें अर्जुन के पास जाना होगा ना, तो अपना दिन तो मेरे साथ गुजार ही सकती हो। अपने मन में सोचते हुए रेहान सिगरेट के कश लेने लगता है। सक्सेना विला में यशराज सक्सेना विला के अंदर आते हुए जोर से सिमरन की मॉम को आवाज देते हैं, निहारिका कहाँ हो तुम, जल्दी से बाहर आओ। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि निहारिका जी के साथ साथ स्वाति और ऋषभ भी बाहर आ जाते हैं। ऋषभ यशराज जी का सगा बेटा है और स्वाति ऋषभ की पत्नी है। निहारिका जी आगे आते हुए पूछते हैं, क्या हुआ यश, तुम ऐसे क्यों मुझे बुला रहे थे, सब ठीक तो है ना? यशराज सक्सेना निहारिका जी का हाथ अपने हाथों में थामते हुए कहते हैं, निहारिका मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। हमारी सिमरन के लिए प्रेम मल्होत्रा का रिश्ता आया है। कल पार्टी में दोनों बच्चे एक दूसरे से मिले थे। मल्होत्रा साहब बता रहे थे कि प्रेम को हमारी सिमरन बहुत पसंद आई है। अब इतना अच्छा रिश्ता सामने से चल कर आया था मेरे पास, तो मैंने भी इनकार नहीं किया। वहीं सिमरन के रिश्ते की बात सुनकर स्वाति के चेहरे का रंग उड़ जाता है। निहारिका अपना हाथ यशराज के हाथ से हटाते हुए कहती हैं, लेकिन यश, आपने सिमरन के रिश्ते के लिए हाँ करने से पहले एक बार सिमरन से भी तो पूछ लिया होता कि उसे प्रेम पसंद है या नहीं। सभी स्वाति भी निहारिका जी की बात में हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ पापा जी, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है, हमें एक बार सिमरन से भी पूछ लेना चाहिए। वही स्वाति और निहारिका की बात सुनकर यशराज को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहता है, ठीक है निहारिका, मैं अभी तुम्हारे सामने सिमरन से पूछ लेता हूँ कि उसे प्रेम पसंद है या नहीं। फिर यशराज मेड को सिमरन को बुलाने के लिए भेजते हैं। कुछ देर में ही सिमरन सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आने लगती है। उसे आते देख यशराज जल्दी से अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देता है और उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, सिमरन बेटा, तुम्हारे लिए प्रेम मल्होत्रा का रिश्ता आया है। मैंने तो बिना किसी से पूछे उनको हाँ कर दी।
लेकिन निहारिका ये चाहती है कि तुम अपनी मर्जी उसे बताओ तुम्हें प्रेम पसंद है या नहीं। अगर तुम्हें प्रेम पसंद है तो तुम निहारिका जी को अभी बता दो, और अगर नहीं पसंद है तो मैं इस रिश्ते के लिए मना कर दूंगा। ऋषभ, स्वाति और निहारिका सभी लोग बस सिमरन के जवाब का इंतजार कर रहे थे। वही सिमरन अचानक से अपने रिश्ते की बात सुनकर हैरान थी। वह अपनी नजरें उठाकर जब यशराज की तरफ देखती है तो यशराज उसे घूर के देख रहा था और आंखों से सिमरन को इशारा कर रहा था कि वह इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे। यशराज के एक्सप्रेशंस को देखकर सिमरन एक पल डर कर सहम जाती है। तभी यशराज बहुत धीमी आवाज में कहता है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ हमेशा खुश रहे, इस रिश्ते के लिए हाँ कह दो अभी। इसी वक्त यशराज ने ये बात सिमरन से इतनी धीमी आवाज में बोली थी कि सिमरन के अलावा और कोई भी उसकी बात ना सुन सके। फिर यशराज तेज आवाज में कहता है, सिमरन बेटा बोलो ना, तुम्हें प्रेम पसंद है या मैं रिश्ते के लिए मना कर। सिमरन एक नज़र उठाकर अपनी माँ की तरफ देखती है, फिर अपनी पलकें झुकाते हुए कहती है, मॉम डैड मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहकर सिमरन वापस मुड़कर अपने कमरे में चली जाती है। वही यशराज अपने चेहरे पर खुशी लाते हुए निहारिका जी से कहता है, अब तो आप खुश है ना निहारिका? अब तो खुद सिमरन ने भी कह दिया है कि उसे प्रेम पसंद है, तो फिर मैं मल्होत्रा साहब से बात करके दोनों की सगाई की तारीख फिक्स करवाता हूँ। निहारिका उनकी बात पर सहमति में सर हिलाते हुए कहती है, जब सिमरन को प्रेम पसंद है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अब आप मल्होत्रा साहब से सगाई की बात कर सकते हैं। वही सिमरन अपने कमरे में आते ही अंदर से डोर लॉक कर लेती है और अपने बेड पर उल्टा लेटकर जोर जोर से रोने लगती है। इस वक्त सिमरन को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी सांसें उससे छीन रहा हो। उसकी आंखों के सामने वह पल आने लगता है जब वो आर्यन से कहने वाली थी, आर्यन आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ इसलिए मैं तुम्हारे करीब आई। लेकिन आर्यन की कड़वी बातें सुनकर वो कुछ भी ना कह पाए। रब्बा मेरे इश्क किसी को ऐसे ना तड़पाए, होए दिल की बात रहे इस दिल में होठों तक ना आए। तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना, दिल रोया कि अंग भराई किसी से अब क्या कहना। खता हो गई मुझसे कहा कुछ नहीं तुमसे, इकरार जो तुम कर पाते तो दूर कभी ना जाते, कोई समझे ना प्रीत पर आई किसी से अब क्या कहना। आर्यन आई हेट यू, मैं जा रही हूँ तुमसे दूर हमेशा के लिए। आखिर क्या करने वाली है आशी, और क्या हिना रेहान के मंसूबों में उसका साथ देगी, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। 18 रोमांस लव और लस्ट पार्ट 18। अर्जुन हिना को रेहान के ऑफिस के बाहर छोड़कर चला गया था। हिना अंदर जाकर सबसे पहले रिसेप्शन डेस्क पर अपनी एंट्री करती है, उसके बाद वो मैनेजर के केबिन में चली जाती है। हिना अंदर आते ही सामने बैठे मैनेजर राजीव को गुड आफ्टरनून विश करती है। राजीव हिना की तरफ देखते हुए कहता है, ओ हिना तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। फिर राजीव हिना की तरफ एक फाइल बढ़ाते हुए कहता है, ये फाइल लो और रेहान सर के केबिन में जाओ, उन्हें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है और कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स भी वो तुम्हें खुद ही बता देंगे। हिना राजीव की दी हुई फाइल उठाती है और रेहान के केबिन की तरफ बढ़ जाती है। मे आई कम इन सर? रेहान जैसे ही ये आवाज़ सुनता है वह डोर की तरफ अपनी नज़रें उठाकर देखता है तो सामने हिना खड़ी थी। तुम मुझे सर कब से बोलने लगी हो हिना, और तुम्हें मेरे केबिन में आने के लिए किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, जैसे तुम पहले आती थी वैसे अभी आ सकती हो, आओ बैठो। रेहान के इस बात पर हिना कुछ नहीं कहती है। वो रेहान के सामने रखी चेयर पर बैठ जाती है और राजीव की दी हुई फाइल रेहान के सामने करते हुए कहती है, एक्चुअली मुझे आज सुबह राजीव सर का कॉल आया था, उन्होंने कहा था कि मुझे एक ऐड शूट करना है जिसके लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आई थी और उन्होंने मुझे ये फाइल देकर आपके पास भेजा है। रेहान उस फाइल को खोलता है और एक नज़र देखकर उसे बंद कर देता है, फिर अपनी चेयर से उठते हुए कहता है, हिना कैसी हो तुम? हिना अपने एक्सप्रेशंस नॉर्मल रखते हुए ही कहती है, मैं ठीक हूँ सर। रेहान, हिना तुम मुझे सर कहना बंद करो, हम जैसे पहले थे एक साथ वैसे अब भी रह सकते हैं और ये हमारे बीच की बात होगी। अर्जुन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, तुम समझ रही हो ना हिना मैं क्या कहना चाहता हूँ तुमसे? बस अब हम वो कर सकेंगे जो हमने पहले कभी नहीं किया। कहते हुए रेहान हिना की चेयर के बेहद करीब आ जाता है और हिना की गर्दन पर अपने होठों को रख देता है। सक्सेना विला में स्वाति अपने बेडरूम में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। मुझे पता है पापा जी को जरूर इस रिश्ते से कोई ना कोई फायदा हो रहा होगा, तभी वह इतनी आसानी से सिमरन का रिश्ता उस प्रेम से कराने को तैयार हो गए, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर सिमरन ने किसी और लड़के से शादी कर ली तो मेरे सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। खुद में ही बड़बड़ाती हुई स्वाति अपना फोन उठाती है और अपने भाई राजीव को कॉल करती है। कॉल के आंसर होते ही दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज आती है, स्वाति दी मैं अभी ऑफिस में बिजी हूँ इसलिए आप मुझे बाद में फोन कीजिएगा। स्वाति, खबरदार राजीव, जो तुमने मेरा फोन कट किया, तुमसे एक काम मैंने कहा था वह भी तुमसे नहीं हुआ। पूरी जिंदगी तुम्हें क्या सिर्फ एक मैनेजर की नौकरी करने में गुजारनी है? तुमसे अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ सिमरन का रिश्ता तय हो गया है। उसका बाप जितनी भी प्रॉपर्टी उसके नाम करके गया है वो सारी प्रॉपर्टी सिमरन के हस्बैंड को मिलेगी, और अगर सिमरन ने किसी और से शादी कर ली तो हमारे हाथ एक फूटी कौड़ी भी नहीं लगेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सिमरन से शादी करो। उसके लिए तुम कैसे उसे राजी करोगे वह तुम्हारी प्रॉब्लम है, चाहे उसे किडनैप करो या जबरदस्ती उससे शादी करो या कुछ और करो, आई डोंट केयर, लेकिन तुम्हें किसी भी तरह उससे शादी करनी होगी। एक बार सोचो राजीव, करोड़ों होंगे तुम्हारे पास और पापा जी ने भी तो यही किया था, उन्होंने मम्मी जी को सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी के लिए फंसाया था, वरना भला वह क्यों 2 बच्चों की माँ से शादी करने के लिए तैयार होते? सब यही करते, इसमें कुछ गलत नहीं है राजीव, लेकिन दी उसके लिए तो सिमरन का अकेले होना जरूरी है ना? लेकिन उसका बॉडीगार्ड तेजा हर वक्त उसके साथ रहता है और मैं गया था उसके कॉलेज उससे मिलने के लिए, लेकिन वह तो कई दिनों से कॉलेज ही नहीं आ रही है, तो कैसे करूंगा मैं ये सब?
स्वाति, मैं कल कुछ भी करके सिमरन को कॉलेज भेज दूंगी और कुछ देर के लिए मैं तेजा को भी संभाल लूंगी। बस वही वक्त होगा जब तुम्हें अपने काम को अंजाम देना होगा। बस एक बार तुम उसकी इज्जत से खेल लो, उसके बाद तो वह किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहेगी। प्रेम मल्होत्रा बड़े खानदान का लड़का सिमरन जैसी लड़की से शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होगा और तुम्हारा रास्ता एकदम साफ करवा दूंगी मैं पापा जी से कहकर। अब मैं कॉल रखती हूँ, कल तैयार रहना कहकर स्वाति फोन कट कर देती है। अब तो इस घर पर मेरा ही राज होगा। विक्रम को तो मैंने पहले ही इस घर से निकलवा दिया और उसके साथ मैंने ऐसी चल चली है कि अब वह किसी लड़की के करीब जाने के बारे में सोचेगा ही नहीं। तो अगर वह कभी अभी जाता है इस घर में वापस, तब भी उसे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि बिना किसी लड़की के करीब जाए वो अपने वंश को तो जन्म नहीं दे सकता ना। और रही बात सिमरन की, तो वो भी कुछ दिनों में ही इस घर से हमेशा के लिए अलविदा हो जाएगी। सासू जी की एक्सपायरी डेट भी तो 2-3 साल में आ ही जाएगी। कहते हुए स्वाति हंसने लगती है। हाइट टावर्स के बाहर आज भी आर्यन आशी को स्कूल से लेने नहीं आया था जब आर्यन उसे पिक करने नहीं आता था। तो आशी रिया के साथ आ जाती थी घर, लेकिन आज तो रिया बेहोश हो गई थी, इसलिए कॉलेज वालों ने उसके घर पर इन्फॉर्म कर दिया था, जिसकी वजह से रिया के मॉम डैड आकर उसे अपने साथ ले गए थे। इसलिए आज आशी अकेले ही घर जा रही थी, लेकिन आज उस बस में विक्रम भी बैठा था। वैसे तो टीचर्स की छुट्टी लेट में होती है, लेकिन आज विक्रम को अपने दोस्त से मिलने जाना था, इसलिए उसने हाफ डे की एप्लीकेशन दे दी थी। विक्रम सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा था। जब विक्रम की नज़र आशी पर जा रही थी तो उसे आशी के साथ अपनी पहली मुलाकात याद आ रही थी। अपने इस ख्याल को बार बार अपना सर झटक कर इग्नोर कर रहा था। वही आशी को तो इस बात की खबर ही नहीं थी कि विक्रम भी आज उस बस में बैठा है, वरना वह तो विक्रम को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। वह अपनी सीट पर चुपचाप बैठी हुई विक्रम के ख्यालों में ही खोई हुई थी और इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जिसके बारे में वह सोच रही है वो इस वक्त इसी बस में है। तभी बस रुकती है और आशी अपने ख्यालों पर रोक लगाकर बस से नीचे उतर जाती है। वही विक्रम भी उसके पीछे उतर जाता है। वह बहुत धीमे धीमे चल रहा था, या यूं कहो कि आशी की नज़रों से बच रहा था, क्योंकि विक्रम अच्छे से जानता था कि अगर एक बार आशी की नज़र उस पर पड़ गई तो वह कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगी जो उसे नहीं करनी चाहिए। यह बात सोचते हुए विक्रम को उस दिन लिफ्ट में की हुई आशी की हरकत याद आ जाती है। कैसे उसने विक्रम की कॉलर को खींचकर उसके होठों पर किस कर लिया था। ये ख्याल दिमाग में आते ही विक्रम एक बार फिर अपने सर को झटकता है और उससे काफ़ी ज़्यादा दूरी बनाकर उसके पीछे चलने लगता है। वही आशी जो मस्त मौला होकर चली जा रही थी, उसे अचानक इस बात का एहसास होता है कि रास्ते पर खड़े कई सारे लड़के उसे देखकर हंस रहे हैं। आने जाने वाले लोग उसकी तरफ अजीब नज़रों से देख रहे हैं। ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, कहीं मेरी ड्रेस तो नहीं फट गई है, सोचते हुए आशी अपनी ड्रेस को देखने लगती है, लेकिन उसकी ड्रेस एकदम ठीक थी। फिर आशी उन लड़कों की तरफ देखती है तो वह भी आपस में कुछ बातें करके अभी भी हंस रहे थे। तभी कोई आशी का हाथ पकड़कर उसी साइड में खड़ी खाली बस के पीछे ले जाता है। अचानक ऐसा होने से आशी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो चीखने ही वाली होती है कि तभी वह शख्स उसके मुंह पर हाथ रख देता है। जब आशी की नज़र उस शख्स के चेहरे पर पड़ते हैं, विक्रम को वहां खड़ा देखकर उसकी सांस में सांस आती है। इससे पहले कि आशी कुछ कहती, उससे पहले आशी की नज़र विक्रम की बॉडी पर पड़ती है और वो इस बात पर ध्यान देती है कि विक्रम ने अपनी पहनी हुई शर्ट उतारकर अपने हाथों में पकड़ रखी है। आशी, सर आपको इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि अपने रास्ते में ही अपनी शर्ट उतार दी। सर ऐसा मत कीजिए, वरना मेरे लिए और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा। और आप ऐसे मेरा हाथ पकड़कर यहाँ क्यों लेकर आए हैं? अच्छा, तो आप मुझे अपनी बॉडी दिखाना चाहते हैं? अब मैं समझी। फिर वह खुशी से चहकते हुए कहती है, इसका मतलब आपने मेरे प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। वही आशी की ऐसी बातें सुनकर एक बार फिर विक्रम का माथा ठनक जाता है। वो गुस्से से आशी को घूरने लगता है और कहता है, आशी तुम अपने दिमाग के गधे दौड़ाना बंद करो जो हमेशा गलत डायरेक्शन में ही जाते हैं। विक्रम, आशी तुम्हारा बैग गंदा हो गया है, उस पर बहुत ज़्यादा धूल पड़ गई है, इसलिए तुम मेरी यह शर्ट लो और अपने बैग को कवर करो। विक्रम की यह बात सुनकर आशी विक्रम को अजीब नज़रों से देखने लगती है। फिर कहती है, सर मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको ना डॉक्टर की ज़रूरत है। आप कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं? पहले आप मेरा हाथ खींचकर बस के पीछे लेकर आए हैं, ऊपर से आपने अपनी शर्ट भी उतार रखी है, ऊपर से आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? मेरी बात समझिए और जल्दी से डॉक्टर के पास जाए और उनको अपना दिमाग दिखाए। विक्रम अपने मन में सोचता है, कैसे कहूं मैं आशी से कि इसकी वाइट स्कर्ट पर ब्लड का रेड मार्क साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन ये तो मेरी बात समझ ही नहीं रही है। आशी, सर आप ठीक है ना? वैसे मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जाऊं या फिर आपको मुझसे पप्पी झप्पी। इससे पहले कि आशी आगे कुछ कहती, विक्रम उसके होठों पर अपनी उंगली रख देता है और उसके ऐसा करते ही आशी बिल्कुल खामोश हो जाती है और विक्रम की आंखों में देखने लगती है। उसको शांत खड़ा देखकर विक्रम अपनी उंगली हटा लेता है और उसके नज़दीक आकर उसकी कमर में अपनी शर्ट बांधने लगता है। वहीं आशी की धड़कन विक्रम के इतने करीब आने से बहुत तेज हो गई थी। उसकी आंखों के सामने विक्रम का चौड़ा सीना था। विक्रम के बदन से आती महक आशी को मदहोश कर रही थी। उसकी आंखें कब अपने आप ही बंद हो गई उसे पता ही नहीं चला। वही विक्रम उसे ऐसे खड़ा देखकर चुपचाप वहां से चला
गया जब आशी को एहसास हुआ कि अब उसे विक्रम की महक महसूस नहीं हो रही है तो उसने अपनी आंखें खोली और सामने देखा तो विक्रम जा चुका था। फिर आशी ने अपनी नजरें अपनी कमर की तरफ की तो देखा विक्रम की शर्ट उसकी कमर से लिपटी हुई थी, जिसे देखकर उसके मन में ये ख्याल आया कि काश शर्ट की तरह विक्रम भी उसके पास होता है और वह मन भर के विक्रम को गले लगा लेती। वह ये सोच ही रही थी कि तभी उसे कुछ महसूस हुआ। ओह नो कहते हुए आशी जल्दी से अपने घर की तरफ भागने लगी। अब उसे सब समझ में आ गया था। क्या हिना रेहान की बात मान जाएगी? आखिर क्या जवाब देगी हिना रेहान की इस गुस्ताखी का? और क्या सिमरन स्वाति के जाल में फंस जाएगी? जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, रिव्यू दे और मुझे फॉलो कर ले। थैंक यू। चैप्टर 19 रोमांस लव और लस्ट पार्ट 19। रेहान ने जैसे ही हिना के करीब आकर उसकी गर्दन पर अपने होठों को रखा, हिना झटके से खड़ी हो गई और रेहान से कुछ कदम दूर हट गई। आज हिना को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो रेहान को जानती ही नहीं है। कल तक जिस रेहान को वह अपना भगवान समझती थी, आज उसी रेहान से उसे घिन आ रही थी। फिर भी वह बिना कुछ बोले खामोश खड़ी थी, शायद इसलिए क्योंकि वो रेहान के एहसानों तले दबी थी। रेहान क्या हुआ हिना, तुम दूर क्यों हो गई मुझसे? तुमने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया मेरे साथ, कहते हुए रेहान हिना की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। हिना अपने कदम पीछे लेते हुए कहती है, सॉरी सर, बट अब मैं वो हिना नहीं रही जो पहले थी। अगर आप भूल रहे हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि आपने खुद मेरा सौदा अर्जुन राठौर से किया था और उन्होंने मेरी कीमत आपको चुकाई है, तो फिर अब मुझ पर आपका कोई हक नहीं है। पहले आप मेरे मालिक थे, अब मिस्टर अर्जुन है और मैं उनके पीठ पीछे उन्हें धोखा नहीं दे सकती हूँ। आई एम सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन अगर मेरे काम की कीमत मेरी इज्जत है तो मुझे ऐसा काम नहीं करना है, कहकर हिना जल्दी से रेहान के कैबिन से बाहर भाग जाती है। वही केबिन के अंदर खड़ा रेहान गुस्से से अपनी टेबल पर रखा सारा सामान फेंकने लगता है। इस शोर की आवाज सुनकर रेहान की सेक्रेटरी टीना जल्दी से उसके केबिन के अंदर आ जाती है। टीना ने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी और अपने बालों को खुला छोड़ा था जो कि उसके कंधे तक आ रहे थे, साथ ही में हाई हील्स कैरी की थी। टीना अंदर आते ही तुरंत पूछती है, एनी प्रॉब्लम सर, मे आई हेल्प यू? जब रेहान टीना को अपने केबिन में देखता है तो वो डोर के पास जाकर डू नॉट डिस्टर्ब का कार्ड फ्रंट में कर देता है और डोर को अंदर से लॉक कर देता है। फिर रिमोट की बटन प्रेस करके सारे कर्टन लगा देता है। इसके साथ ही केबिन में अंधेरा छा जाता है। वही रेहान को ये सब करता देख एक बार फिर टीना का दिल डर से सहम जाता है, क्योंकि रेहान की इस हरकत से वो अच्छे से समझ गई थी कि अब आगे उसके साथ क्या होने वाला है। वही रेहान अपना ब्लेजर उतार कर फेंक देता है और अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए टीना की तरफ बढ़ते हुए कहता है, अब तुम ऐसे खड़ी क्यों हो? जल्दी से अपने कपड़े उतारो, वरना मैं खुद तुम्हारे सारे कपड़े फाड़ दूंगा। ये सुनकर उसकी आंखें एक बार फिर गीली हो जाती है। कुछ ही पल में रेहान उसका हाथ पकड़कर साइड में लगे सोफे पर जाकर पटक देता, उसके ऊपर आकर उसके होठों को बड़ी बेदर्दी से चूमने लगता है। लेकिन टीना किसी लाश की तरह खामोश सोफे पर लेटी हुई थी। ना तो अपने अंदर उठने वाले दर्द से उसकी चीख निकल रही थी, ना ही उसके चेहरे पर दर्द की सिलवटें झलक रही थी। लगभग आधा एक घंटे बाद जब रेहान सेटिस्फाई हो जाता है तब वो उसके ऊपर से हटकर अपने केबिन में ही लगे वॉशरूम की तरफ चला जाता है। कुछ देर सोफे पर ऐसे ही लेटे रहने के बाद टीना फर्श से अपने कपड़े उठाती है और सोफे की साइड में रखा अपना पर्स लेती है और रेहान के बाहर निकलते ही वॉशरूम के अंदर चली जाती है। टीना वॉश बेसिन के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को देख रही थी। उसके होठों से खून बह रहा था और उसके गले से लेकर उसके सीने तक रेहान के काटने के निशान दिखाई दे रहे थे। उसे याद आता है हर वो पल जब हिना के रेहान से मिलने के बाद रेहान उसके साथ अपनी हवस मिटाता था, क्योंकि हिना कभी भी रेहान को अपने इतने करीब नहीं आने देती थी। टीना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपने मुंह पर अपना हाथ रखकर सिसकने लगती है और ये याद करने लग जाती है कि आखिर कैसे वह दोहरी जिंदगी जीती है। टीना का एक और नाम है और वो है पारुल। उसकी फैमिली में उसके पापा और उसका भाई है जो कि सिर्फ अभी 15 साल का है और उसके पापा पैरालाइज होने की वजह से कोई काम नहीं कर सकते हैं, जिनकी ट्रीटमेंट का खर्चा भी पारुल टीना को ही उठाना पड़ता है। उसे याद आता है वह दिन जब उसने रेहान की कंपनी में ज्वाइन किया था और वह पहले उसके डैड सर्वेश मलिक की असिस्टेंट थी, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद रेहान ने कंपनी को टेक ओवर कर लिया और रेहान उसका बॉस बन गया। पहले टीना सलवार सूट पहनकर ऑफिस आती थी, लेकिन रेहान को उसका ये पहनावा बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने साफ साफ टीना से कह दिया कि अगर तुम्हें मेरी सेक्रेटरी की पोस्ट पर जॉब करनी है तो थोड़ा ढंग के कपड़े पहनकर आओ, क्योंकि तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे क्लाइंट और बिजनेस पार्टनर तुम्हें ऐसे देखकर मुझे ये कमेंट पास करें कि मैंने किसी बहन जी को अपना असिस्टेंट रख लिया है। अदरवाइज तुम ये जॉब छोड़कर जा सकती हो। फिर क्या था, टीना जॉब छोड़कर तो नहीं जा सकती थी। वो घर से तो सलवार सूट पहनकर निकलती और ऑफिस में आकर वेस्टर्न ड्रेस पहन लेती थी। जब रेहान ने पहली बार टीना को वेस्टर्न ड्रेस में देखा तो वो उसे बेहद खूबसूरत लगी। अब तुम लग रही हो मेरी सेक्रेटरी बनने के लायक। एक काम करो, तुम्हारा नाम भी कुछ पुराना सा है, आज से तुम्हारा नाम टीना होगा और ये नाम तुम्हारी लुक को भी काफी सूट करेगा। और हाँ, तुम्हें ये एग्रीमेंट भी साइन करना होगा। रेहान ने टीना की प्रोफाइल पढ़ ली थी, वह उसके बारे मैं सब कुछ जानता था। उस वक्त रेहान की उम्र 21 साल थी और उसके मन में भी फिजिकल रिलेशन की फीलिंग जगने लगी थी और टीना का ये लुक देखकर तो वो उसको और भी ज्यादा पाना चाहता था। इसलिए रेहान ने टीना के सामने ये शर्त रखी कि उसे उसकी फिजिकल नीड्स को भी पूरा करना होगा, लेकिन टीना ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, जिससे रेहान का ईगो हर्ट हो गया और उसने टीना का जीना मुश्किल कर दिया। जहां भी टीना इंटरव्यू देने जाती रेहान के कहने पर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता।
अब तो मकान मालिक भी उसे परेशान करने लगे थे घर का रेंट देने के लिए, पापा की दवाएं, भाई की स्कूल की फीस कहाँ लेकर जाती। आखिर वह अपने पापा और अपने भाई को आखिरकार उसने अपने हालातों से हार मान ली और वापस से रेहान का ऑफिस ज्वाइन कर लिया। रेहान अब तक हजारों बार उसके साथ इंटीमेट हो चुका था। रेहान की जिंदगी में वह पहली और आखिरी लड़की टीना ही थी जिसके साथ वो अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करता था। टीना खुद को रोने से रोकती है और अपने कपड़े पहनकर अपना चेहरा धोती है, उसके बाद हल्का सा मेकअप लगाकर रेहान के दिए गए निशानों को छुपाती है। वहीं दूसरी तरफ आशी ने घर पहुंचने के बाद सबसे पहले खुद को साफ किया, उसके बाद अपने बैग से वही क्लोरोफॉर्म की बोतल निकालकर अपने ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉ में रख दी और विक्रम की शर्ट को धोकर सुखाने के लिए डाल दिया। फिर उसे याद आया कि कैसे आज स्कूल में विक्रम सर प्रीति मैम से उसकी शिकायत कर रहे थे कि उसने अभी तक अपनी मैथ्स की नोटबुक कंप्लीट करके सबमिट नहीं की है। ये याद आते ही आशी जल्दी से अपनी नोटबुक निकालती है और स्टडी टेबल पर बैठकर सम सॉल्व करने लगती है, लेकिन उसका दिमाग तो चल ही नहीं रहा था। उसके दिमाग में बार बार विक्रम का ही ख्याल आ रहा था, कैसे विक्रम ने उसकी कमर में अपनी शर्ट को लिपटाया था। ये याद आते ही उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ जाती है और वो पलटकर बालकनी की तरफ देखती है जहां पर विक्रम की शर्ट सूख रही थी। आई एम सो सॉरी विक्रम सर, पर अब मैं ये शर्ट आपको वापस नहीं करने वाली, अब ये मेरी हुई। कहते हुए आशी अपने हाथ में पकड़ा पेन टेबल पर रखती है और बालकनी में जाकर विक्रम की शर्ट उठा लेती है। तेज हवाएं चलने की वजह से विक्रम की शर्ट हल्की फुल्की सूख चुकी थी। आशी जल्दी से विक्रम की शर्ट पहन लेती है और अपनी दोनों बाहों को खुद में ही समेट लेती है और आंखें बंद करके वो विक्रम के एहसास को महसूस करने लगती है। उसके मन में मानो तितलियां उड़ने लगती है। पहली बार से जब वह विक्रम से मिली थी तब वो उसके लुक्स की दीवानी हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में विक्रम के लिए जज्बात गहरे होते चले जा रहे थे। 24 घंटे उसके दिमाग में सिर्फ विक्रम ही घूमता था, सोते जागते खाते पढ़ते यहाँ तक कि नहाते वक्त भी उसके मन में सिर्फ और सिर्फ विक्रम का ही ख्याल चलता था। वो कौन सी दुनिया में आजकल खोई रहती थी, इस बात की खबर उसे भी नहीं थी। आशी विक्रम की शर्ट पहने हुए ही चारों तरफ गोल गोल घूम रही थी कि तभी उसे डोरबेल बजने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर आशी जल्दी से विक्रम की शर्ट को उतारकर अपनी अलमारी में छुपा देती है और जल्दी से जाकर डोर ओपन करती है। दरवाजे पर आर्यन खड़ा था जिसके हाथ में 2 बड़े बैग थे। आर्यन अंदर आते हुए कहता है, आशी तुम सो रही थी क्या? मैं कितनी देर से डोरबेल बजा रहा था। आशी, वह छोड़िए भाई, आप ये बताइए कि आप इन बैग में क्या लेकर आए हैं। आर्यन एक बैग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं मार्केट गया था तो इसमें मैं कुछ सब्जियां लेकर आया हूं और दूसरे बैग में तेरे लिए मैगी है, ब्रेड है, सॉस, कई सारी चीजें। वैसे आशी शाम के 7 बजे बज गए हैं, इसलिए तुम मुझे जल्दी से बता दो कि तुम्हें क्या खाना है, वो मैं बना देता हूं, क्योंकि आज मुझे अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में भी जाना है और मैं वहां तुझे नहीं ले जा सकता क्योंकि वह सब बॉयज ही आएंगे, तो वह तेरा जाना ठीक नहीं है। आशिक भाई, आप तो पार्टी में खाना खाओगे जाकर, जब मुझे अकेले खाना है तो मैं मैगी बनाकर खा लूंगी। आप मेरी चिंता छोड़ो और पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाओ और आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, जब तक आप फोन नहीं करोगे मैं डोर ओपन नहीं करूंगी और अपना ख्याल भी रखूंगी। आशी की बात सुनकर आर्यन रेडी होने चला जाता है। वहीं खुशी में आशी के मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं कि बिना किसी टेंशन के आसानी से विक्रम के फ्लैट में जा पाएगी। 5 स्टार होटल के प्राइवेट रूम में अर्जुन और हिना डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। आज अर्जुन हिना को अपनी जिंदगी के सबसे अहम इंसान से मिलवाने वाला था। हिना गौर से अर्जुन को देख रही थी, वो बड़ी बेसब्री से उस खास इंसान के आने का इंतजार कर रहा था। अर्जुन इतना ज्यादा बेसब्र हो रहा था कि उससे तो अपनी चेयर पर बैठा भी नहीं जा रहा था। वह बार बार चेयर से खड़े होकर पूरे रूम में इधर से उधर चक्कर काट रहा था। अब हिना को भी उस इंसान के आने का इंतजार था जिससे मिलने के लिए अर्जुन इतना बेसब्र हो रहा था। तभी रूम का डोर खुलता है और विक्रम अंदर आता है। उसे देखते ही अर्जुन जल्दी से उसके पास जाकर उसे गले मिलता है। विक्रम भी उसकी पीठ पर अपना हाथ रख देता है। फिर विक्रम कहता है, अर्जुन अब छोड़ भी दे मुझे, मैं कोई लड़की थोड़ी ना हूं जिसे तू इतनी देर गले लगा सके। विक्रम की इस बात पर अर्जुन विक्रम से दूर हटता है। वही हिना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अर्जुन, विक्रम भाई, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था और आपने आने में कितनी देर लगा दी, अब आइए बैठिए मेरे साथ। फिर अर्जुन हिना की तरफ देखते हुए कहता है, हिना यही मेरे विक्रम भाई हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, और विक्रम भाई ये हिना है, मेरी दोस्त नहीं उससे ज्यादा। जब हिना अर्जुन से ये सुनती है कि उसके सामने बैठा शख्स विक्रम है तो हिना की आंखों में विक्रम के लिए सम्मान नजर आता है और वो अपने दोनों हाथ जोड़कर विक्रम से नमस्ते करती है। जवाब विक्रम भी अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है। तब तक वेटर आकर उन सबके लिए डिनर सर्व करता है और वह तीनों खाना खाते हुए बातें करने लगते हैं। विक्रम अर्जुन से 3 साल बड़ा था, इसलिए अर्जुन उसे विक्रम भाई कहकर बुलाता था। अर्जुन 32 साल का था तो वहीं विक्रम 35 का। इतनी उम्र होने के बाद विक्रम ने अभी तक शादी नहीं की थी, ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी। तभी बातों बातों में अर्जुन विक्रम से पूछता है, विक्रम भाई अब तो आप 35 के हो गए हो, अब तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, आपको भले ही शादी करने की कोई जरूरत ना हो लेकिन प्लीज मेरे लिए कर लीजिए। वो क्या है ना, मेरे कान आपके बच्चों से चाचू सुनने के लिए तड़प रहे हैं। जब अर्जुन विक्रम से शादी के बारे में पूछता है तो पता नहीं क्यों पर एक पल को आशी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि अभी जो लड़की उसके सामने बैठी है वो आशी की बड़ी बहन है। आशी का चेहरा अपनी आंखों के सामने आता देख एक बार फिर विक्रम अपना सर झटकता है। फिर अर्जुन से कहता है, अर्जुन मेरे कान भी तेरे बच्चों से चाचू सुनने को तड़प रहे हैं, इसलिए पहले तू शादी कर ले ताकि मैं तेरे बच्चों को अपनी गोद में खिला सकूं। विक्रम की यह बात सुनकर अर्जुन हिना की तरफ देखने लगता है। वही अर्जुन को खुद की तरफ देखता देख हिना अपनी नजरें शर्म से नीचे झुका लेती है। वहीं दूसरी तरफ
टीना अपने चेहरे पर हल्का सा मेकअप करके अपने पर्स को उठाकर रेहान के केबिन से बाहर निकल जाती है। वो अभी कुछ दूर ही चली थी कि तभी सामने से आता रॉबिन उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके ऐसा करने से टीना सहम जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह लगभग रोते हुए कहती है, सर प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए। वही रॉबिन टीना को ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी गंदी नजरों से घुरता है। डू नॉट डिस्टर्ब। हाँ मुझे पता नहीं था कि तुम भाई को प्राइवेट सर्विसेज भी देती हो। वैसे कितना चार्ज लेती हो तुम? जितना भी लेती हो मैं उससे ज्यादा ही दे दूंगा, कहते हुए उसके चेहरे पर अपने हाथ फिराने लगता है। तभी उसे अपने पीछे से एक जोर की आवाज सुनाई देती है रॉबिन। ये आवाज सुनते ही रॉबिन जल्दी से टीना का हाथ छोड़ देता है और पीछे पलट कर देखता है तो रेहान की गुस्से से दहकती हुई आंखें उसे दिखाई देती है। इसके आगे की कहानी जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और मुझे फॉलो भी कर ले प्लीज।